गुड आफ्टरनून। यार ये छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी और ये बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान मत हो। और हमें तो पढ़ाई पे अब ध्यान देना है ना। और कोशिश करो बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी। बहुत ज्यादा मेहनत करो। डीपीपी सॉल्यूशंस को ध्यान से देखो और कोशिश करो उस तरह के सवाल खुद भी बनाओ। भाई मैं भी कुछ बहुत ज्यादा किताब से ढूंढ ढूंढ के सवाल नहीं ला रहा हूं। मैं तो ऐसे सोचता हूं कि भाई ऐसा है 40 ग्राम एनएच ले लिया, किसी दिन 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लूंगा। कभी प्रोटॉन पूछ लिए, कभी न्यूट्रॉन पूछ लूंगा, कभी मोल पूछ लूंगा, कभी ग्राम पूछ लूंगा, कभी वॉल्यूम पूछ लूंगा एसटीपी पर, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लूंगा, कभी एटम्स, कभी मॉलिक्यूल्स, कुछ भी। ये तो आप अपने आप बैठे बैठे कुछ भी सैकड़ों सवाल आप बना सकते हैं और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और तुम मानो इस बात को, जेई के पेपर में अगर मैं एक आसान सवाल की बात करूं तो उस जेई के पेपर में भी इस तरह के सवाल हर बार दिखते हैं। पीछे आए हुए सालों में कई बार इस तरह के सवाल दे देता है। D2O के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पानी के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, इतने ग्राम पानी के न्यूक्लियॉन्स निकालो। हम लोगों ने उसके कुछ कुछ आसान तरीके भी समझे। अगर आपको सैंपल का वेट गिवन हो और आपको न्यूक्लियॉन्स निकालने हो तो आप ग्राम हटाइए, Na लगाइए, मस्त हो जाइए, आ गया न्यूक्लियॉन्स। और कहीं वो सैंपल अपने मतलब का सैंपल हुआ, कौन सा सैंपल, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर हर एटम में बराबर होते हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं करना, ग्राम हटा के Na लगा दिया और उसके बाद उसको आधा आधा बांट दिया, यानी प्रोटॉन्स भी तैयार हो गए और न्यूट्रॉन्स भी तैयार हो गए। और कहीं अगर ऐसा कोई सैंपल आया जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम नहीं है, ऐसा भी एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, ऐसे भी तमाम एटम्स होते हैं, तो ऐसे में फिर तरीका वही है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लीजिए और एक पार्टिकल से पूछ लीजिए कि तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। बस नंबर ऑफ पार्टिकल भी पता है, एक पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन्स भी पता है, मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोटॉन्स, टोटल न्यूट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते रहिए। बड़ा अच्छा तरीका, आसान तरीका। और ये पर्टिकुलर सवाल पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस जरूरी। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोग ने बातें मोल पे स्विच की और मोल्स पर आने के बाद हमें पता चला कि भाई मोल्स भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। सर हमने तो इस चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट रखा है, मोल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैंने लेकिन तुम्हें उस मोल के नाम से पहले भी मोल्स निकालना सिखाया था, मोल के फॉर्मूले देने से पहले भी मोल निकालना सीखा है हमने, क्योंकि मैंने मोल की डेफिनेशन सीखी। मैंने मोल की ये डेफिनेशन सीखी है कि 12 ग्राम कोयले के अंदर या 12 ग्राम कार्बन के सैंपल के अंदर जितने भी कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उतने नंबर के बराबर कोई भी चीज ले ली जाए उसे 1 मोल बोलेंगे। और उस सैंपल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वही वाले एप्पल, वो हमें निकालने आते हैं। तो हमने मोल्स निकालने सीख लिए। यानी अब मोल्स निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं अभी तक। मैं तुम्हें आगे और बताऊंगा कि मोल्स निकालने के लिए और भी चीजें यूज हो सकती हैं। सोल्यूशन फेज में होने वाली जो रिएक्शंस हैं, जब आप उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो मोल्स निकालने के लिए वो सोल्यूशंस की कंसंट्रेशंस प्रोवाइड करता है। मोलैरिटी, मोलालिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन सारी इंफॉर्मेशन से भी आप इनडायरेक्टली सॉल्यूट के मोल्स ही कैलकुलेट करते हैं। यानी मुझे यार इस चैप्टर में ना, अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करूं तो मुझे इस चैप्टर में एक चीज बिल्कुल सीधी समझ में आती, हर जगह से अलग अलग तरीकों से, तमाम तरीकों से मोल निकालना सीख लिया। जो सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उसके मोल निकालने सीख लिए। तरीके क्या क्या होंगे? सर मैंने आपको सब्सटेंस का वेट दे रखा है, मैंने कहा लो वेट के बाद मोल्स निकालने के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ता है, आ गए मोल्स। सर मैं तो आपको वेट नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स दे रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं। मैंने कहा रे ये भी तो वाई मैप में सीखा था, जब पार्टिकल्स पता होते हैं तो मोल निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। चलिए ये भी बहुत बढ़िया हुआ, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें मोल्स मिल जाएंगे। अब कहना नहीं है सर हम तो आपको पार्टिकल भी नहीं देंगे, अब बताइए मोल्स कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपको यह बता दूं कि ये एक आइडियल गैस जिसका एसटीपी पर वॉल्यूम दे रखा हो तो? मैंने कहा लो ये भी पता है, अगर आपने एसटीपी पर वॉल्यूम दे रखा है तो आप उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करके भी उस गैस के मोल्स निकाल सकते हैं। वो कह रहा है सर ये भी नहीं दूंगा, मैं तो ये बताऊंगा कि एक सोल्यूशन उसकी मोलारिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है। मैंने कहा तुम बेकार की बातें मत करो, तुम्हें जितने ड्रामे करने कर लो, मुझे रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस के या रिएक्टेंट्स के मोल्स निकालने आते हैं। बस मुझे मोल कॉन्सेप्ट सीखना है, उस मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू उस रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे की जाती है, बस इतनी ही बात करनी है मुझे। हाँ लेकिन फिर भी अभी हम किसी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक नहीं पहुंचे हैं कि मेरे 1 मोल तुम्हारे 2 मोल, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, कुछ। अभी सिर्फ इतनी बात चल रही है कि मोल्स निकालने के तरीके क्या क्या है। तो हम 3 तरीके उस वाई मैप में देख चुके हैं। बीच में मोल आया था, एक तरफ मास आ रहा था,
एक तरफ पार्टिकल्स आ रहे थे और एक तरफ एसटीपी पर वॉल्यूम आ रहा था। मोल से मास तक जाना, मास से मोल्स तक आना सीख गए। मोल से पार्टिकल्स तक जाना, पार्टिकल से वापस मोल्स तक आना, ये भी सीख गए। मोल से एसटीपी पर वॉल्यूम निकालना और एसटीपी पर वॉल्यूम से वापस मोल्स निकालना, ये भी सीख गए। ये तीन चीजें जो है वो हमने कर ली। आज यार मेरा दिमाग ये कहता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर सेकंड लेवल के सवाल बनते हैं, समझना। पहली कैटेगरी डिस्कस हो चुकी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, एटम्स, पार्टिकल्स, ये डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, सेकंड लेवल के सवाल जो जेई पूछता है, जो पूछता रहता है, और वो है किसी मॉलिक्यूलर सैंपल को देखकर, किसी भी मॉलिक्यूलर सैंपल, हम एटॉमिक सैंपल की बात नहीं कर रहे, किसी मॉलिक्यूलर सैंपल को देखकर या उसके बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर उस मॉलिक्यूलर सैंपल के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स या एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करना। समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास आज एक मॉलिक्यूलर सैंपल है, पहले से प्रेजेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर मॉलिक्यूलर सैंपल है तो फिर क्या करें? जब मॉलिक्यूलर सैंपल मिल जाएगा तो उस मॉलिक्यूलर सैंपल के अंदर एटम्स भी होंगे। उन एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम आज का ये लेक्चर डिवोट करने जा रहे हैं। समझो बात क्या है। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है, हम आज जो है देखो डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है, बहुत ज्यादा तुम्हें पता ही है, हमारे जेई के पेपर में कोई अंग्रेजी तो लिखवाता नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है यार, हमें हिंदी में मतलब समझ में आना चाहिए कि करना क्या चाह रहे हो। और परसेंटेज वर्ड बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, सर आप कुछ परसेंटेज की बात करेंगे। अगर आपको मेरी परसेंटेज निकालनी है तो मेरा वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100 कर दीजिएगा। ठीक है, हम अब उस बारे में बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली ना इस कॉन्सेप्ट को सीखना तो है, आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो एक मेन बात है ना, अगर वो सीख गए तो हम सिर्फ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ही नहीं, इस तरह के कुछ और भी सवाल जो अक्सर सवाल आते हैं और जो अक्सर यूज होते हैं आगे केमिकल काइनेटिक्स में, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर, इवन उन सब जगहों पर हम आसानी से उन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं भले ही मैंने हेडिंग डाल दी है, लेकिन मैं यहीं पर एक छोटी सी बात शुरू करना चाह रहा हूं और तुमसे अपने आप तुम इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करना। मैं तुम्हें 2 सेकंड दे रहा हूं। ठीक है, डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि यार परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हर एलिमेंट का कंपाउंड का वेट अब टोटल वेट से डिवाइड कर दीजिएगा, मेरा काम चल जाएगा। चलिए ठीक, हम अभी बात करते हैं इस बारे में। मैं एक बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट उठाना चाह रहा हूं और वो ये है, क्योंकि उसी से ये सारी बातें लिंक है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल है, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं आपको, मेरे पास एक A2B3, एक जनरल बात कर रहे हैं, मेरे पास एक A2B3 एक मॉलिक्यूलर सैंपल, ठीक, एक मॉलिक्यूल है A2B3, उसका एक सैंपल दे रखा है 50 ग्राम 20 ग्राम जो भी दे रखा है, ठीक। वो कह रहा है भाई देखिए ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं, इस सैंपल के 2 मोल है मेरे पास, ठीक है, 2 मोल से बहुत बढ़िया बात। वो कह रहा है क्या आप ये बता सकते हैं कि इस सैंपल को देखकर अगर इस सैंपल के 2 मोल हैं तो इस सैंपल में जो A और B इन्वॉल्व हैं उनके कितने कितने मोल्स हैं। बस तुम समझ लेना, ये बात अगर आ गई तो ये टॉपिक ही खत्म हो गया। बस तुम अकल लगाते रहना। बस क्या अकल ये है कि ये जो सैंपल है मॉलिक्यूलर सैंपल A2B3, अगर आपने इसके 2 मोल लिए तो कुछ बच्चे ना ज्यादा अकल लगाते हैं, वो कहते हैं सर ऐसा टोटल मोल्स तो 2 हैं और अगर आपको सिर्फ A के चाहिए तो A का कंट्रीब्यूशन 2/5 होगा और B का कंट्रीब्यूशन 3/5 होगा। क्या बेवकूफी है भाई, अगर आपको A2B3 के 2 मोल दे रखे हैं तो A के और B के मोल इस A2B3 की इस सबस्क्रिप्ट्स को देखकर ही निकाला जा सकता है। तुम ऐसे अकल लगाओ ना यार। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि मुझे एक A2B3 का मॉलिक्यूल लेके आओ, एक A2B3, क्या सब लोग इस बात को मानते हैं कि एक A2B3 के अंदर 2A और 3B है? देख लीजिए आप, 2A है और 3B। इसके अलावा अगर आपको एक A2B3 बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? 2A लाएंगे, 3B लाएंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से एक मॉलिक्यूल तैयार होगा जिसका नाम क्या रखा जाएगा? A2B3। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो A2B3 के 2 मॉलिक्यूल बनाने। मैंने कहा अगर 2 बनाने हैं तो 4A लाइएगा और 6B लाइएगा ताकि वो आपस में जुड़ जुड़कर 2 मॉलिक्यूल A2B3 के तैयार कर सके। क्लियर है ये वाली बात? इससे क्या पता चल रहा है कि जितना भी A2B3 आपको बनाना है उसका डबल तो A चाहिए और ट्रिपल B चाहिए। इसको देख के बता रहा हूं मैं मेरे एग्जांपल के से रिलेटेड बात कर रहा हूं कि अगर इस आदमी के आपको 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो डबल A चाहिए, ट्रिपल B चाहिए। आपको जितना भी A2B3 बनाना है उसका डबल A और ट्रिपल B की रिक्वायरमेंट है। इससे यह पता चल रहा है कि जिस आदमी ने भी A2B3 के 2 मोल बनाए वो तभी बनेंगे जब इस सैंपल के अंदर A के, बस इतनी सी बात समझनी थी, A के 2 × 2 दैट इज 4 मोल होने चाहिए इस सैंपल के अंदर और B के इस सैंपल के अंदर 6 मोल्स होने चाहिए। सबसे पहले इस बात को, बिल्कुल सीधी सी बात है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान सी बात कर रहे हैं, बस यहीं से हमारा खेल चालू होने जा रहा है।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को पता है, सारे बच्चे आंसर सही भी बता रहे हैं, शाबाश। लक्ष्य ने सही बताया, श्वेता सही बता रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सीधी सी बात कर रहे हैं। इसमें तुम अपना अकल मत लगाना, जो दिख रहा है वही हो रहा है। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि सर कुछ कमाल हो जाता होगा। अरे भाई जहां कमाल होता होगा वहां देखा जाएगा। यहां तो सीधी सी बात है, सर A2B3 का अगर आप 1 मोल लाएंगे तो A के 2 होंगे, B के 3 होंगे। A2B3 के 2 लाएंगे तो A के 4 होंगे, B के 6 होंगे। A2B3 के अगर आप 3 लाएंगे तो A के 6 होंगे, B के 9 होंगे, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्योंकि सैंपल के मोल्स को देखकर, अब देखो मैं अपनी बात करता हूं, ये तो सब लोग जानते ही, अब मैं अपनी बात बोलता हूं। मैं बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, सैंपल के मोल्स को देखकर समझना इस बात को। सैंपल इज व्हाट, दिस इज अ मॉलिक्यूलर सैंपल, ठीक। मॉलिक्यूलर सैंपल के मोल्स को देखकर उस सैंपल में जो इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट हैं A एंड B, उनके मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, ये हमारी बात। और ये मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं, शाबाश। ये भाई 4/5, 5/6 ये आंसर सही नहीं लग रहे हैं, आंसर बहुत सीधे सीधे दे रखा है। बिल्कुल सीधी सी बात की गई है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूलर सैंपल A2B3 हो, जिसके 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल जो भी देने हैं दे दीजिए आप, ठीक। उसके अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज एटम्स जो प्रेजेंट हैं, उनके मोल्स उस सैंपल के मोल्स से ही निकाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सबस्क्रिप्ट्स 2 and 3। समझो, यानी इफ सैंपल 2 देन A विल बी 2 into 2 दैट इज 4, B विल बी 3 into 2 दैट इज 6। लॉजिक भी क्लियर है। एक A2B3 बनाने के लिए 2A चाहिए और 3B चाहिए। 2 बनाने के लिए डबल ट्रिपल चाहिए, 3 बनाने के लिए डबल ट्रिपल चाहिए। यानी जितना भी A2B3 बनाओगे उसके डबल A चाहिए होंगे और ट्रिपल B चाहिए होंगे, तभी A2B3 बने। अगर A2B3 के 2 मोल बनाओगे तो A के 4 मोल होंगे और B के 6 मोल चाहिए होंगे। यानी अगर मुझे मॉलिक्यूलर सैंपल, सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर मुझे मॉलिक्यूलर सैंपल का मोल पता हो, मैं बोल तो रहा हूं, पता नहीं तुम इस बात को समझ रहे हो कि नहीं, अगर मुझे मॉलिक्यूलर सैंपल के मोल्स पता हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तुम इस बात को ध्यान देना, IIT यहीं पर गेम खेलता है। ये बात इंपोर्टेंट, तुम्हें लग रहा होगा सर क्या बेकार की बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा जो होगा। अरे भाई डायरेक्ट का मतलब ये है, जैसे मैंने दे दिया, ये देखिए आपके सामने 2 मोल दे दिए मोल। इनडायरेक्ट तरीका भी है A2B3 के मोल देने का, हम अभी बात करेंगे। यानी आप चाहे डायरेक्ट मेथड से दें, हम पढ़े लिखे हैं, हमें सब कुछ पता है, आप डायरेक्ट मोल्स दे दीजिए सैंपल के, वो भी ठीक। इनडायरेक्ट वे में दे दीजिए, हम इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं कि हम इनडायरेक्ट तरीके से भी उस सैंपल के मोल्स निकालना जानते हैं। अब क्या इनडायरेक्ट तरीके होंगे हमारे सामने आ जाएंगे। भाई एक इनडायरेक्ट तरीका तो यही है यार कि A2B3 का वेट दे दीजिए सर। अरे भाई A2B3 का अगर वेट आ गया तो मोल्स निकालने तो जानते हो। दूसरा इनडायरेक्ट तरीका, सर A2B3 के मॉलिक्यूल्स बता दीजिए कितने हैं, मॉलिक्यूल से भी मोल्स निकालने आते हैं, वाई मैप के थ्रू हमने सीखा है। तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से A2B3 के मोल्स दे दीजिए बस। मैं तुम्हें बताऊं, मेरी इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, सैंपल के मोल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पता कर लो बस। एक बार वो पता चल गए तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मोल्स तुम्हें अपने आप पता चल जाएंगे। उनके मोल पता चल गए तो उनका वेट पता चल जाएगा, उनका वेट पता चल गया तो उनकी परसेंटेज पता चल जाएगी। ये पूरी कहानी है, बहुत सीधी सीधी, लेकिन उस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ एक ही चीज आती है और वो ये है कि अगर आपको सैंपल के मोल पता हो तो इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल इसी के साथ लेता हूं। अब की एक आदमी का नाम ही ले लेते हैं, जैसे सपोज एक ऐसे ही ले लेते हैं HNO3। अगर HNO3 के मेरे पास 550 ले लेते हैं, 50 Na मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जरा, सर इस बार आपने इनडायरेक्ट तरीका दिखाया है, इस बार आप मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, मोल्स नहीं दे रहे हैं। अरे भाई मॉलिक्यूल्स के बाद मोल्स निकालना तुमने सीख रखा है, यानी मैंने तुम्हें इनडायरेक्टली HNO3 के मोल्स दे रखे हैं। कैसे? अगर आपके पास 50 Na मॉलिक्यूल्स हैं तो आप बिल्कुल साफ जानते हैं आपके पास 50 Na डिवाइडेड बाय Na आपके पास 50 मोल हैं HNO3 के। अब देखो भाई ऐसा है, ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, ये फिजिक्स मैथ्स में भी एप्लीकेबल है। जो कहा जाए अगर आप उसको याद नहीं करेंगे, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता। अब जो लोग पहली बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई हमें सारी चीजें धीरे धीरे करके पता चले, तो वो कम से कम कहना भी तो मानेंगे। हमारी इस कहने को भी मानो, जो बताया गया है, जो याद करने के लिए कहा गया है उसको याद रखो। तुम्हें कल भी मैंने वाई मैप में बताया था कि जब कभी पार्टिकल्स के नंबर पता हो तो मोल्स तक आने के लिए अवागाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर पार्टिकल्स दे रखे हैं आपको 50 Na, तो आपको अगर मोल्स चाहिए तो Na से डिवाइड करके 50, यानी इनडायरेक्टली आपने मॉलिक्यूल्स दिए थे, मैंने मोल निकाल लिए। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, चलिए कुछ भी हो मोल्स तो पता चल गया, यानी आपको सैंपल के मोल पता चल गया। अब जब सैंपल के मोल पता चल गए तो आपको उसके अंदर पड़े हुए इंडिविजुअल एटम्स के भी मोल पता चल जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट, जरा समझने की कोशिश करना। अब अगर कोई पूछे कि भाई साहब जरा ये बताइए हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल हैं, आप देखिए सबस्क्रिप्ट क्या है 1, मोल्स कितने हैं 50, तो इसके अलावा 50 into 1, इससे पता चल रहा है हाइड्रोजन के 50 मोल। बहुत बढ़िया।
नाइट्रोजन के सर 50 मोल, क्योंकि उसका भी सबस्क्रिप्ट 1 है। ऑक्सीजन एटम्स के सिर्फ 50 इंटू 3 बन जाने चाहिए, दैट इज 150 मोल। बहुत सही, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, यानी मुझे तीनों एटम्स के मोल्स पता चल गए। यहीं पर एक लाइन और आगे बढ़ा देता हूं। क्या तुम्हें मोल्स के बाद वेट निकालना आता है एटम का? सर आता है, वाई मैप में बताया था। मोल से मास के पास जाने के लिए एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ग्राम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैंने। ग्राम एटॉमिक, ये देखो, ये तो मोल्स है। अब मास निकालते हैं। मास कैसे निकालेंगे? मास निकालने के लिए आपको 50 को हाइड्रोजन के ग्राम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। सो इन दिस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ HNO3, जिसके 50 मोल्स दे रखे हैं, उस 50 मोल में हाइड्रोजन का जो मोल है वो 50 है, लेकिन उस हाइड्रोजन का उस HNO3 के 50 मोल सैंपल में जो वेट कंट्रीब्यूशन है वो 50 ग्राम। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जरा नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन भी बता दीजिए। लीजिए, 50 मोल है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट ग्राम 14 होता है, सीधे सीधे 50 को आपने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन आ गया। और इधर आपका ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 150 को आपने 16 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे इन तीनों लोगों के वेट्स पता चल गए। ये देख लीजिए। अब तुम्हें बताओ, जब तीनों लोगों के वेट पता चल जाएंगे तो क्या तीनों लोगों की परसेंटेज नहीं निकल आई? बिल्कुल निकल आई। समझो। अब परसेंटेज तक जरा धीरे से पहुंचते हैं। पहले ये समझो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। हमें नहीं लगता कि जेई में बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया जा रहा है कि परसेंटेज निकाल, क्योंकि ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है। हाँ, हालांकि ठीक है, परसेंटेज निकालना भी सीख ही लेते हैं, उसी के साथ ही आ जाएगी। लेकिन यहां तक की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है कि भाई जैसा है कि आपने सैंपल लिया, सैंपल के मोल्स लिए, उन सैंपल के मोल से आपने इंडिविजुअल एटम्स के मोल और उनके वेट निकालने सीखे। ये बड़ी अच्छी कैटेगरी है सवालों की जो जेई यूज करता है, सेकंड कैटेगरी के सवाल। सब लोग इसको समझने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से सारे लोग बड़े सही आंसर भी दे रहे हैं, शाबाश। सब लोगों को ये बात समझ में भी आ रही है, बड़ी सीधी सी बात। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी काम की बात पे। इस कॉन्सेप्ट को एक छोटे से सवाल से भी रिलेट करके देखते हैं। ठीक, अभी देखते जरा। तुम यहां पर देखना जरा, मैं यहां पर एक सैंपल ले रहा हूं। अब सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए बात करना चाह रहा हूं। मैं एक सैंपल ले रहा हूं, सपोज 98 ग्राम H2SO4 सैंपल। और बिल्कुल इसी के पैरेलली, देखो मैं ज्यादा ताकि तुम कंपेयर कर सको मेरी बातों को, तो मैं बिल्कुल इसके पैरेलली एक और सैंपल ले रहा हूं, दैट इज 49 ग्राम H2SO4 सैंपल। मेरे पास दो सैंपल्स, एक 49 ग्राम का सैंपल है, एक 98 ग्राम का सैंपल। सर आप इन दोनों में क्या फर्क है सर? अरे यार, इन दोनों का वेट आधा है, एक का डबल है, बस इतनी सी बात है। एक ज्यादा है और एक कम। ये H2SO4 ज्यादा है और ये H2SO4 कम है, इतना फर्क है। तो मैंने कहा सर आप जानना क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे ये बता दो, ये जो दो सैंपल्स हैं, इन दोनों सैंपल्स में जो इंडिविजुअली एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ये ऑक्सीजन, ये जो तमाम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन लोगों के वेट्स क्या क्या हैं और इन लोगों की परसेंटेजेस क्या क्या हैं इस सैंपल के अंदर। तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान लगता है सर, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या मुझे इस सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है? हाँ सर, डायरेक्ट गिवन है। थोड़ा बहुत अब तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वेट गिवन है तो मोल्स भी गिवन है। तो सर आपने सैंपल की इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी, और अभी आपने ये बताया था कि सैंपल की इंफॉर्मेशन आते ही उसके अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती। बिल्कुल सही लग रहा है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सैंपल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले सैंपल के वेट से सैंपल के मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला ये काम करते हैं कि मैं सबसे पहले सैंपल के मोल्स निकाल लेता हूं। और मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है कि 98 ग्राम का अगर सैंपल है तो मोल्स निकालने के लिए H2SO4 के ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया जाएगा, एंड दैट इज 1 मोल। बिल्कुल पैरेलली इधर भी चलते हैं। यहां पर भी उसने कहा भाई ये बताइए क्या सैंपल के मोल्स गिवन है? मैंने कहा बिल्कुल गिवन है। 49 ग्राम इज द वेट ऑफ द सैंपल एंड 98 इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सो अल्टीमेटली इस बार भी जो आपने मुझे मोल्स दे रखे हैं वहां तो 1 थे, यहां 0.5 मोल्स। सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्या अब ये दोनों, अभी तक ये दोनों सैंपल सिमिलर हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। एक आदमी 1 मोल का सैंपल है और एक आधे मोल का सैंपल है, कहां से सिमिलर आ रहा है? बिल्कुल सिमिलर नहीं। और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा चलिए अब एक काम करते हैं, जब आपको एक सैंपल के मोल पता चल गए तो क्या इसके अंदर इंडिविजुअली एटम्स के मोल्स पता चल जाएंगे? A2B3 वाला कॉन्सेप्ट। हमने कहा सर तीनों एटम्स के मोल्स पता चल जाएंगे। जरा तीनों के मोल्स भी निकाल लेते हैं। ये देखिए आप, यहां से आया आपका हाइड्रोजन का,
क्या ये पहचान पा रहे हो कि अगर सैंपल के 1 मोल है तो हाइड्रोजन के 2 इंटू 1 2 मोल्स होंगे, यानी हाइड्रोजन के 2 मोल होंगे। बहुत बढ़िया। सर जरा एक बार सल्फर का भी बता दीजिए। सल्फर को अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे ऐसा लगता है सल्फर के भी तो 1 इंटू 1 1 मोल होंगे। सही है बात। सर एक बार जरा ऑक्सीजन के बारे में और बात कर लीजिए। चलिए ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 4 इंटू 1 यानी 4 मोल्स होंगे। ऑक्सीजन एटम के 4 मोल्स। चलिए ठीक है, तीनों लोगों के मोल्स आ गए। जरा यही काम वहां भी कर लेते हैं। अगर ये सैंपल के 0.5 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के 0.5 इंटू 2 होंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को, ये 2 मोल आ गए, दैट इज 1। इसी तरह से इधर आ गए, सल्फर का निकालना है तो सल्फर 1 इंटू 0.5 मोल्स ही होने चाहिए। सही बात है। और अगर ऑक्सीजन के निकालने हो तो ऑक्सीजन के 4 इंटू 0.5 यानी 2 मोल होने चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रही बात क्या चल रहा है? सैंपल के मोल्स पता थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फटाक से सैंपल के मोल निकाले। सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के मोल से इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स, और इंडिविजुअल एटम्स के मोल से इंडिविजुअल एटम्स का वेट निकालने जा रहे हैं। ये काम करना चाह रहे हैं। ठीक। अच्छा अब तुम बताओ, क्या अभी तक ये दोनों सैंपल सिमिलर लग रहे हैं? नहीं सर, देख लीजिए आप, सैंपल का वेट अलग है, यहां भी अलग है। सर इंडिविजुअल सैंपल के मोल्स अलग है, हाँ मोल्स भी अलग अलग है। सर इन दोनों के अंदर इनके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके मोल्स सर वो भी अलग है। हाइड्रोजन के 2 हैं, वहां पर 1 है, यहां पर इसके इतने हैं, वहां पर उसके इतने हैं। सर अभी तक तो कोई सिमिलैरिटी नजर ही नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल नहीं आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, अब जरा इनके वेट और निकाल लेते हैं। इन तीनों लोगों के इस सैंपल के अंदर वेट्स क्या क्या है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन के 2 मोल है तो मेरे ख्याल से सब लोग इतना तो समझते ही हैं कि इसके 2 ग्राम होंगे। सल्फर का 1 मोल है तो सब लोग जानते हैं सल्फर का ग्राम एटॉमिक वेट 32 होता है, सो इसके 32 ग्राम्स होंगे। और ऑक्सीजन के 4 हैं, 4 इंटू 16 64 ग्राम्स होंगे। इस सैंपल में जो कि 98 ग्राम का सैंपल है, उस 98 ग्राम के सैंपल में हाइड्रोजन 2 होगा, ये 32 होगा, ये 64 होगा। आप तीनों को जोड़िए, आपको बढ़िया 98 मिल जाए। अच्छा ये काम हम जरा बगल में भी करके देख लेते हैं। जब हम बगल में गए तो यहां पर आ गए, जब यहां पर आए तो 1 ग्राम का ये हाइड्रोजन आया, और यहां पर ये 0.5 के अकॉर्डिंगली 16 ग्राम का सल्फर आया, और यहां पर 2 मोल के अकॉर्डिंगली 32 ग्राम का ऑक्सीजन आया। क्या समझ में आ रहा है? बहुत सही, एक बच्चा बहुत सही आंसर दे रहा है। वो बिल्कुल सही कह रहा है इस बात को कि सर एक चीज कॉमन निकल के आ रही है, एंड द कॉमन इज परसेंटेज। वही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखो भाई, क्या इन दोनों के वेट्स कॉमन है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या सल्फर के वेट्स कॉमन है? नहीं। क्या इनका वेट कॉमन है? नहीं। यानी सैंपल को आपने एक जगह ज्यादा लिया है और एक जगह सैंपल कम लिया है। जहां सैंपल ज्यादा होगा वहां इंडिविजुअल एटम्स के वेट भी ज्यादा होंगे, और जहां सैंपल कम होगा वहां इंडिविजुअल एटम्स के वेट भी कम होंगे। अब आती है बात इन इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज कैलकुलेशन में। वो क्या है? परसेंटेज कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर आपका वेट 2 ग्राम और सैंपल का वेट 98 ग्राम टोटल, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस सैंपल के अंदर वो आपकी परसेंटेज होगी, और वो परसेंटेज आएगी 2/98। मैं पूरा सॉल्व तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2/98 इंटू 100 ये आपकी परसेंटेज होगी। सल्फर की परसेंटेज आएगी 32/98 इंटू 100। ये सल्फर का अपना कंट्रीब्यूशन होगा इस 98 ग्राम के सैंपल में। और हमारा बचा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आएगी 64/98 इंटू 100। ये तीनों लोगों की परसेंटेज ये तैयार हो गई। मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जो भी इनकी वैल्यू आए। ठीक। अच्छा यही काम वहां भी करके देख लेते हैं। जब आप वहां ये काम करेंगे तो हाइड्रोजन का वेट तो 1 ग्राम है और टोटल सैंपल 49 ग्राम्स का दे रखा है, इनटू 100 ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से जब आपका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 100, ये सल्फर का कंट्रीब्यूशन होगा। और जब आप ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन आएगा 32 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है इन दोनों अलग अलग सैंपल्स। जहां तक डिफरेंस आ रहा था, मैं फिर से एक बार देख रहा हूं, जहां तक मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस कहां कहां दिख रहा है? एक डिफरेंस तो यहां आ रहा है, मेरे मोल सेम नहीं। इन दोनों सेम मॉलिक्यूल्स के सैंपल हैं, दोनों H2SO4 के सैंपल हैं, लेकिन दोनों जगहों पर इनके मोल सेम नहीं। ठीक है, अगर मोल सेम नहीं है तो क्या करें? आगे बढ़ते हैं। क्या हाइड्रोजन के मोल सेम है? नहीं सर, हाइड्रोजन के मोल भी सेम नहीं है। देखिए यहां पर 1 मोल है और यहां पर आपके 2 मोल है। सल्फर के मोल्स भी सेम नहीं है, यहां पर 1 है, यहां पर 0.5 है, यहां पर ऑक्सीजन के 4 है, यहां पर आपके 2 मोल है। सर ये भी सेम नहीं है। चलिए यहां पर भी अंतर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या इनके वेट सेम होंगे? अरे यार जब मोल्स ही सेम नहीं है तो वेट कैसे सेम होंगे? आप ध्यान से देखिए, वेट भी सेम नहीं है। ये भी देखिए, यहां 2 ग्राम, यहां 1 ग्राम, वहां 32 ग्राम, यहां 16 ग्राम, यहां 64 ग्राम, यहां 32 ग्राम। और वो तो लॉजिकल भी लगता है, जब आपने सैंपल को ही आधा कर दिया तो इंडिविजुअल एटम का वेट भी तो आधा आधा हो जाएगा। यानी कुछ भी सिमिलर नहीं है इन ब्लू कलर के सर्कल्स के अंदर, कोई भी चीज कॉमन नहीं। लेकिन अब जो हम दूसरे सर्कल बनाएंगे उसके अंदर एक चीज कॉमन निकल के आती है, और वो कॉमन वैल्यू निकल के आ रही है मेरे हिसाब से, वो है परसेंटेज। आप ध्यान से देखिए, दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस सैंपल।
एंड दिस इज 2/98, 1/49। 2/98 क्या होता है? 1/49। ऐसे यहां पर भी देखिए 1/49, दे आर सिमिलर, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर। यानी इन बोथ द सैंपल्स ऑफ H2SO4, द वेट्स ऑफ द सैंपल्स आर डिफरेंट, द मोल्स ऑफ द सैंपल्स आर डिफरेंट, the moles of individual atoms are different, the weight of individual atoms are different, but the percentage of that individual element in that compound is same। आप देखिए यहां पर सल्फर की परसेंटेज 32/98, अगर आप इसे 2 से काटें तो 16/49 बन जाएगा, वो देखिए 16/49। यानी ये जो परसेंटेज है इट इज सिमिलर टू दिस परसेंटेज। सिमिलर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस H2SO4। क्या बताना चाह रहा था मैं? बताना ये चाह रहा हूं मैं कि सर ये बताइए आपने इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं आप? मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुमने ये मेहनत करनी सीख ली ना तो तुम्हें ऐसे और भी सवाल जो मिलेंगे उनमें बहुत मदद मिलने वाली। इसको समझो, तुम इसको ऐसा मत समझो कि ये मेहनत ना, ये तो पर्टिकुलर कैटेगरी के सवालों को सॉल्व करने का एक तरीका बताया जा रहा है। तमाम सवाल ऐसे दिखते हैं जिसमें अब तुम ये देखो कि परसेंटेज तक पहुंचने के लिए मैंने किया क्या। मैंने एक सेट रूल फॉलो किया है और मैंने तो भाई उसको उसी तरह से याद कर रखा है, चाहे बोलने में शर्म आती हो चाहे ना आती हो, मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूं। सैंपल के वेट से सैंपल के मोल से एटम्स के मोल्स, और एटम्स के मोल से एटम्स का वेट, और एटम्स के वेट से एटम्स की परसेंटेज। ये है इस पूरे टॉपिक का निचोड़। आप सैंपल के मोल मुझे दे दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा दिल करे कर लीजिए, आप मुझे सैंपल के मोल प्रोवाइड करिए, बात खत्म। आपने एक बार मुझे सैंपल के मोल दिए, मैं खटाक से इंडिविजुअल एटम्स के मोल निकालूंगा और इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स आते ही उनका वेट निकालूंगा और बड़ी आसानी से आपके सारे सवालों को कैलकुलेट कर लूंगा। जहां तक परसेंटेज का सवाल है, सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप बार बार सैंपल के मोल्स के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि सैंपल के मोल चाहे 1 हो चाहे सैंपल के मोल आधे हो, ध्यान से देखिए सर परसेंटेज तो सेम ही आएगी। यही तो तुम्हें बताना चाह रहा था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेट ऑफ द सैंपल, द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। और बिल्कुल सही है, इसमें से कुछ बच्चों ने बात बिल्कुल सही लिखी है। डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ भी यही है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे उनका वेट रेशियोज हमेशा फिक्स। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कभी भी आप किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सैंपल की बात करें तो उसका वेट आप ज्यादा ले लें, ये देखिए ज्यादा, उसका वेट आप कम ले लें, कम ले लीजिए, आप उसका वेट और कम ले लीजिए, जो दिल करे कर लीजिए, ये वेट कम ज्यादा होते रहेंगे। इनके वेट के कम ज्यादा होने से इनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका वेट भी कम ज्यादा होता रहेगा। ये देखिए वहां 12 ग्राम 16 ग्राम कहीं 32 ग्राम सब बदल रहा है, लेकिन सर एक चीज कॉमन रहेगी, सैंपल का वेट कम होगा तो इंडिविजुअल एटम का वेट भी कम हो जाएगा, लेकिन उसकी परसेंटेज वो हमेशा फिक्स रहेगी। यानी जब कभी मुझको सवाल जिसके मुझे उम्मीद थोड़ी सी अब कम लगती है, जेई ने जिस तरह से चीजें बदली हैं मुझे थोड़ा सा चेंज लगता है, मुझे अब उम्मीद कम है यार कि वो तुमसे ये पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल में एटम की परसेंटेज निकालो, ये तो बड़ा बकवास हो गया। लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी है, वो ट्रू एंड फॉल्स या फिर करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इससे रिलेटेड कोई बात कर सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे। H2SO4 का सैंपल चाहे 49 ग्राम का हो, H2SO4 का सैंपल चाहे 98 ग्राम का हो, इररिस्पेक्टिव चाहे वो 20 ग्राम का हो, चाहे वो 40 ग्राम, 200 ग्राम, 0.9 ग्राम, 1.92 ग्राम, एनी वेट ऑफ H2SO4, उसके अंदर एक फर्क जरूर आएगा। इन 50 H2SO4 सैंपल्स में अलग अलग एटम्स के वेट अलग अलग होंगे, इनके मोल्स अलग अलग होंगे, सब कुछ अलग अलग होगा, लेकिन इन 50 सैंपल में हाइड्रोजन की परसेंटेज, सल्फर की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज वो फिक्स रहेगी, वो नहीं बदल सकती। और इस बात को हमें आगे यूज भी करते रहना। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। आप कोई और वेट ले लेते तो भी यही आंसर आ जाता है, इसमें कुछ करना नहीं। ठीक, अच्छा अब ये बताओ कि सर जब इस तरह के परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सवाल आएगा तो करेंगे कैसे? वेट तो आपको सवाल में देना पड़ेगा। अरे यार बात हो तो चुकी यार, वेट का जरूरत क्या है? हम कोई बेवकूफ है जो वेट लेके देंगे? आपको सिर्फ मॉलिक्यूल का नाम बताइए, परसेंटेज हम अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि वेट तो कुछ भी हो परसेंटेज तो फिक्स ही होनी है। तो जब कभी भी कोई मॉलिक्यूलर सैंपल की इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज पूछता है तो बेस्ट तरीका यह है कि आप उस सैंपल का 1 मोल अज्यूम कर लें और उस 1 मोल को मानते ही, जैसे अगर कोई मुझसे आप पूछे सर ये बताइए H2SO4 के अंदर सल्फर की परसेंटेज क्या, तो तुम कहोगे ऐसा है सर, अभी आपने एक सवाल करा था उसमें सबसे पहले आपने सैंपल के मोल दिए थे, फिर मैंने इंडिविजुअल एटम्स के मोल निकाले थे और तब मैंने परसेंटेज निकाली। मोल तो दे दो कितने हैं सैंपल के, तो पलट के फौरन एक आदमी कहेगा अजीब बेवकूफ आदमी हो, इतनी देर से यही तो समझाया जा रहा है कि सैंपल के मोल कम ज्यादा देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज फिक्स रहती है। तो अगर मैं तुम्हें सैंपल के मोल नहीं भी दे रहा हूं तो तुम अज्यूम कर लो कि सैंपल 1 मोल है, खत्म हो गई बात।
यानी जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी तो मुझे उस मॉलिक्यूल के एक मोल को अज्यूम करके इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स निकालने हैं, उनका वेट निकालना है, उनकी परसेंटेज निकालनी है, वो हमेशा फिक्स आई। कोई ये भी तो कह सकता है तुमने 1 मोल क्यों मान लिया यार, तुमने 20 मोल क्यों नहीं माने? तो तुम उसको बताना यार, बेवकूफ हो यार, तुम 20 मानने 20 मान लो, परसेंटेज तो सेम ही आनी है ना। यानी आपको जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो आप उस सैंपल को 1 मोल अज्यूम करके इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स निकालिए, और वो तुम्हें पता है सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करके जैसे ही मोल्स आएंगे उनके वेट निकालिए, और वेट निकालते ही उनकी खटाक से परसेंटेज निकालिए, खेल खत्म। मेरे ख्याल से यहां तक सब लोगों को यह बात समझ में आई होगी। बिल्कुल सही। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा काम की बात करते हैं यार। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो हमें समझ में आता है। अब मैं इसी में थोड़ी सी 1-2 चीजें और ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मान लो अगर तुमसे कहा जाए कि भाई ऐसा है, अगर मैं आपको किसी भी एक सैंपल के अंदर एक इंडिविजुअल एटम की परसेंटेज दे दूं, उल्टा उल्टा समझने कोशिश करना। एक सैंपल है, उसका नाम नहीं दे रखा, वो कह रहा भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें फलाना साहब की एक एटम की परसेंटेज दे रखी। बताइए उस पूरे आदमी की मॉलिक्यूलर वेट क्या ये काम यहां हो सकता था? जरा सोचो जरा। अगर मैं तुमको ये बोलूं कि एक H2SO4 का सैंपल है, सोचो अगर ये बता दिया जाए कि एक H2SO4 का सैंपल है और उसके अंदर इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो आप इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। आप H2SO4 का सैंपल कम ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा भी तो सवाल आ सकता है जिसमें ये कहे कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी है, क्या आप बता सकते हैं उस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? यह भी बिल्कुल एक सवाल बन सकता है। अब इस बारे में जरा सा एक बात करते हैं। 1 सेकंड के लिए मैं यहां पर एक स्लाइड और ऐड करना चाह रहा हूं। तुम देखना जरा, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं एक सवाल के तौर पे इसको तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सवाल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास, जैसे आप H2SO4 की बात कर रहे हैं, सिमिलर उसी वे में बात करें। इन एन ऐसी सिर्फ एक सवाल के तौर पे बात कर रहे हैं। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द परसेंटेज ऑफ, ऐसी कुछ भी ले लेते हैं, सल्फर इज सपोज 0.1%. Find out the molecular weight of that compound. जेई में ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है अब तक कि यार वो जेई वाला जो आदमी है वो इतना अच्छे सवाल बनाता है, लेकिन यार इस पर्टिकुलर कैटेगरी को उसने इतने गंदे तरीके से अब तक क्यों पूछा है? मेरे सवाल में और अब तक जेई में आए हुए सवाल में आप समझ नहीं सकते कि जमीन आसमान का फर्क। इस सवाल यही सवाल वो पूछता है, मैंने यही सवाल दोबारा पूछा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सवाल को 99% बच्चे गलत करेंगे क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं है कि करना क्या है। तुम में से बहुत सारे लोग इस बात को समझेंगे। जरा समझना तुम क्या करना है इसके अंदर ये कह रहा है वो कि सर ऐसा है, आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, चलिए ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर की परसेंटेज दे रखी, आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जानना चाहते हैं, चलिए कोशिश कर लेते हैं। सर लेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड इज एम। बिल्कुल सही है। सब लोग सोचना जरा, सब लोग, ये कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं 320, सही है, 320, 320, 320, 320, ठीक। और आगे सोचते जरा, ठीक। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सर ऐसा है, ये जो आपका कंपाउंड है इसमें सल्फर की परसेंटेज 0.1 है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑफ दिस कंपाउंड इज एम। ये मैंने मान लिया, लेट द वेट इज एम। तो क्या होगा सर, इस एम के अंदर, ये तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, उसमें सल्फर भी है, उस सल्फर की परसेंटेज 0.1 है। आप बताइए जरा मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ये लीजिए सर, इसमें क्या इतना बकवास सवाल है? ये लीजिए आप आंसर कि सल्फर की जो परसेंटेज होगी वो होगा सल्फर का वेट, और तुम जानते हो सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, यानी सल्फर का एटॉमिक वेट 32 हो गया,
और टोटल मॉलिक्यूलर वेट m हो गया। ये हुई सर सल्फर की परसेंटेज ऑफ सल्फर, और वो आपने सवाल में 0.1 दे रखी है। इससे m की जो वैल्यू आ रही है सर, मुझे ऐसा लगता है शायद वो इतनी आ रही है, 32,000 यू या ग्राम, जैसा भी आप बोलना चाहें वैसे बोल सकते हैं। एक बार जरा करके देखो इसको, मास उधर 0.1, ठीक 32,000, और ये कुछ बच्चे 320 लिख रहे हैं। भाई ये कैसे मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे थोड़ा ना होगा भाई। इतने छोटे छोटे गुणे भाग में भी मस्त हो जाते हैं। बताइए, बचपन से गुणा भाग पढ़ते चले आ रहे हैं, दुनिया भर की चीजें करते चले आ रहे हैं, इंजीनियरिंग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन भी मस्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, इसको ध्यान से देखो। यानी हम कर क्या रहे हैं, अगर आपको मास की वैल्यू चाहिए तो 3200 तो ऐसे हो जाएगा और वो 0.1 नीचे आ जाएगा, तो 3200 0.1 32,000 बन जाएगा। सो आंसर शुड भी, हाँ बिल्कुल, सचप्रीत बिल्कुल सही लिख रहा है, 32,000 केजी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुम बताओ सर, इसमें क्या कमाल हो गया सर, ये आईआईटी पूछ चुका है, इस तरह के सवाल हम कर रहे हैं, इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि ये आंसर सही नहीं, ये आंसर सही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं इसमें गलती क्या है। गलती ये कि अगर एक ऑप्शन ये है इसका 32,000, एक ऑप्शन सपोज ऐसे ही बना लेते हैं और एक ऑप्शन सपोज ऐसे ही बना लेते हैं और एक ऑप्शन कुछ और ले लेते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जेई इतने अच्छे लेवल पे सवाल पूछ सकता है, वो इस सवाल को इस लेवल पे क्यों नहीं पूछता है। 99.9% सारे लोगों ने गलत आंसर लिखा। सोचिए आप, सारी चैट में पूरा आंसर गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि सर आपने तो सवाल को घुमा दिया सर। जेई वाले ने इसके अंदर एक बात और डाली थी, वो आपने इसके अंदर मिस कर दी, इसलिए आपके आंसर में गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है, तुम्हें कैसे पता चला कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर का वेट 32 ग्राम है या 32 यू है? ये तुम्हें कैसे पता चला भाई? सर सल्फर का 32 होता है, हाँ सल्फर का 32 होता है, लेकिन तब ना जब सल्फर एक हो। तुम्हें कैसे पता कि सल्फर एक है? उसने सवाल में बताया कहीं नहीं, उसने कहा मेरे पास सल्फर है, सल्फर का परसेंटेज 0.1 है, बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना है। अरे भाई आंसर 32,000 तब आएगा जब सल्फर का वेट सैंपल में 32 होगा, और सल्फर 32 तब होगा जब सल्फर एक होगा। हमने सवाल में बताया नहीं कि सल्फर एक है कि दो है कि तीन है कि चार है। इसका क्या मतलब है, अगर सल्फर 1 हुआ, अगर, तो इसका मतलब सल्फर का वेट 32 होगा। तो आपका ये कैलकुलेशन बिल्कुल मस्त है, आंसर शुड बी 32,000। ये आ गया आंसर। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस कंपाउंड के अंदर, जो कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया है हमें, उस कंपाउंड के अंदर सल्फर के 2 एटम होते। भाई हमें तो पता नहीं यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, हो सकता है सल्फर के 2 एटम होते। अब अगर सल्फर के 2 एटम है तो उन 2 एटम्स का वेट 64 होगा, और वो 64 टोटल वेट का 0.1% होगा। इसका मतलब ये हुआ, अब जो आंसर निकल के आने वाला है वो आने वाला है 64 अपॉन क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट m into 100 is equal to 0.1. Now the molecular weight will be 64,000. और कहीं सल्फर के 3 एटम, अरे होने को तो कुछ भी हो सकते हैं, हमें क्या पता क्या होंगे, सल्फर के 3 एटम्स भी हो सकते हैं। 3 होगा तो आंसर ये आ जाए, ये आ गया 64, ये आ गया 9। मेरे कहने का मतलब है ये तो कम ऑप्शन लिखे हैं, इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज लिख दिया है, क्योंकि वो सारे आंसर सही होंगे, जो कि 32,000 का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। क्योंकि ये तो तुम मानते हो कि सल्फर के 1.5 एटम तो नहीं हो सकते। सर सल्फर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। सो एवरी आंसर इज करेक्ट विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 32,000। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से। जिन लोगों ने 32,032 लिखा था वो सब ध्यान से देखें। जो कह रहे थे बहुत बेसिक बात थी हमारी, ये बिल्कुल बेसिक बात नहीं है। जेई ने अगर ये सवाल पूछा तो इसमें 99% बच्चे फर्स्ट ऑप्शन टिक करके आते हैं, जबकि जो समझदार बच्चा होता है, जो पढ़ के जाता है, वो कहता है अरे ये क्या बदतमीजी है, जब तुमने बताया ही नहीं सल्फर कितने हैं। तो आंसर 32,000 भी हो सकता है, 64,000 भी हो सकता है, 96,000 भी हो सकता है। हर वो आंसर सही माना जाएगा जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, 32,000। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर ऑल ऑफ दीज टिक करना चाहिए। हाँ, अब तुमसे अगर मैं ये कहता कि सर बेटा ये बताओ कि इस सवाल का एक ही आंसर आए, इसका क्या तरीका है, एक ही आंसर सही हो, तो सर इसमें क्या है सर, बिल्कुल आसान सी बात कर रहे हैं। अगर आपको एक ही आंसर सही करना है तो आप बता दीजिए सल्फर कितने, बात खत्म करिए, खेल खत्म। हाँ बात तो सही है। अगर मैं तुम्हें बता देता कि सल्फर का 1 एटम है तो आप पहला ऑप्शन टिक कर देते। सब लोग ध्यान से देखना भाई, अगर आपने मुझको ये कह दिया सल्फर के 2 एटम है, सर मैं दूसरा ऑप्शन टिक कर दूंगा। और आईआईटी ने अब तक यही किया है। इन अ कंपाउंड वी हैव 2 सल्फर एटम्स, द परसेंटेज इज 0.1, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट, द आंसर इज 64,000। वो ये कर चुका है, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं समझ रहे हैं बात को कि इस सवाल को और बेटर बना सकते हैं। वो ये ना बताए कि सल्फर कितने, बस आप कर लीजिए। अब जब जनता ये सोचेगी कि यार आंसर एक ही तो सही होगा ना,
ऑल ऑफ दीज कैसे हो सकता है? किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट एक ही तो होगा। वो कहेगा यार इनमें से एक ही आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दीज कैसे सही हो सकता है, जबकि इस सवाल का आंसर ऑल ऑफ दीज सही हो। अच्छा, अब सोचते हैं इस सवाल का आंसर एक ही आए, एक ही आंसर आए, उसका तरीका। सर आप मुझे ये बता दीजिए सल्फर के कितने एटम्स। सब लोगों को ये बात क्लियर है? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अगर सल्फर के कितने एटम्स हैं ये मुझे पता चल जाए तो मेरा आंसर आइदर 32,000 और 64,000 और 96 सो ऑन, यानी अब मेरा एक ही आंसर सही होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो मैं फिर घुमाने जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें यह भी ना बताऊं कि सल्फर के कितने एटम्स हैं तब भी मेरा आंसर एक ही आएगा। उसके लिए क्या करना होगा, सवाल पूछने का क्या तरीका होगा, सोचो जरा। भाई आपने कह दिया सर आपने सल्फर के एटम नहीं बताए इसलिए मेरे सारे आंसर सही आ रहे हैं। सारे का मतलब समझ रहे हो ना, 32,000 का इंटीग्रल मल्टीपल, सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं मेरे। ठीक, अगर आप मुझे ये बता दें कि सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं तो मेरा एक ही आंसर आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो 32,000 भी हो सकता है, 64,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा है मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा ही नहीं कि सल्फर के कितने एटम्स हैं। मैंने कहा फिर बेकार की बातें मत करो, अगर तुम ये नहीं बताते कि सल्फर के कितने एटम्स हैं तो फिर तो सारे आंसर सही करके आऊंगा जो 32,000 का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, बात खत्म। वो कह रहा है बेटा यही तो कहानी है, अगर मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि सल्फर के कितने एटम हैं तब भी एक ही आंसर सही हो सकता है। मेरे सवाल पूछने का तरीका बदलना पड़ेगा। कोई जल्दी से बता सकता है, जल्दी से सोच के बताए कि मैं ऐसा क्या पूछूं कि सल्फर के कितने एटम से यह भी ना बताऊं फिर भी इन तीनों में से एक ही आंसर सही बोला जाए। और यही वो आईआईटी वाला यूज करता है। उसने इसी कैटेगरी का सवाल बनाया अब तक, एक ये वाला और एक वो सल्फर के एटम्स गिवन होंगे, इस कैटेगरी पे उसने कोई सवाल नहीं बनाया। जबकि मुझे ऐसा हर साल लगता है कि किसी ना किसी साल इस बार पक्का ये इस बार बच्चों को परेशान करने जा रहा है। ज्यादातर बच्चे बाहर निकलते कहेंगे अरे यार इतना आसान सवाल हमने ध्यान ही नहीं दिया कि सल्फर के एटम्स कितने प्रेजेंट। ठीक, मैं बताता हूं। कुछ लोग लिख तो रहे हैं, शाबाश शाबाश, एक आंसर आया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक दो बच्चों ने बड़ा सही आंसर दिया इसमें, क्योंकि जेई इस बात को यूज कर चुका है। इसी सवाल का अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तुम खुद ही समझ जाओगे कि आंसर सर अब तो एक ही आंसर आएगा। ये देखिए मैंने जरा सा चेंज कर रहा हूं। चेंज है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। बस यहां पर हल्की सी एक बात, बस बात खत्म। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे सामने दिखाया है, देखते तुम में से कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। समझो मैंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब, अरे एक सल्फर तो लोगे सर, आधा थोड़ी ना लोगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालने का मतलब कम से कम एक सल्फर होगा, और अगर कम से कम एक सल्फर है तो आंसर सिर्फ एक ही सही होगा, दैट इज 32,000। समझो इस बात, यानी मेरे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के सवाल जो आईआईटी पूछ चुका है उसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, और इस मॉडिफिकेशन को कहीं ज्यादा बेहतर मॉडिफिकेशन माना जाएगा एज कंपेयर टू जो जेई में अब तक पूछा गया है। और इस मॉडिफिकेशन में बिल्कुल क्लैरिटी है, आप सल्फर मत बताइए मुझे मतलब नहीं है, आप मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मत पूछिए मुझे मतलब नहीं है, मेरा आंसर 32,000 का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, बात खत्म। हाँ, अगर आपने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो 32,000 आएगा। अगर आपने ये पूछा कि सल्फर के इतने एटम्स हैं अब क्या मॉलिक्यूलर वेट आएगा, तो भी मेरा इनमें से कोई एक ही आंसर निकल के आएगा। लेकिन अगर आप ये दोनों बातें नहीं दे रहे हैं तो मेरे ये 32,000 के इंटीग्रल मल्टीपल के सारे आंसर सही होंगे। मुझे लगता है सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। जिनको ये बात पहले से पता थी बहुत अच्छा है, जिनको ये बात पहले से नहीं पता है वो सीख रहे हैं, जिनको ये बात पहले से पता थी क्योंकि उन्होंने जेई में आए हुए वो दोनों सवाल किए हैं जिसमें उसने मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम पूछा था और जिसने उसमें सल्फर का एटम्स गिवन थे। मेरी इस बात को तुम याद कर लेना, अगर इन दोनों में से कोई भी बात गिवन ना हो तो हर वो आंसर सही होगा जो, मतलब इस सवाल की बात कर रहा हूं, हर वो आंसर सही होगा जो 32,000 यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर तुम लोग को ये बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट बात शुरू करते हैं। सब लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, और आगे बढ़ते हैं। यार मैं इसमें एक स्लाइड और इंक्लूड करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक बात और करूं तुम्हारे साथ, वो ये है फाइंड आउट the weight loss on heating
ग्लोबर सॉल्ट, एंड ग्लोबर सॉल्ट इज Na2SO4.10H2। अब देखो तुम ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली वो सवाल में देगा, लेकिन अब कम से कम मैंने पहली बार लिख दिया है तो ये तुम्हारा धर्म बनता है, तुम आगे के लिए इस बात को याद रखना कि ग्लोबर सॉल्ट इज Na2SO4.10H2। ठीक, सवाल क्या है? सवाल ये कह रहा है भाई देखिए ऐसा है कि भाई ये Na2SO4.10H2 का एक ग्लोबर सॉल्ट है, हमारे पास सैंपल है, इसकी हीटिंग करने से कितना वेट लॉस। बात तो अच्छी लग रही है कि अगर आप ग्लोबर सॉल्ट की हीटिंग करके वेट लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेट लॉस किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात क्या सीखनी है, क्या पता करनी है, सर वेट लॉस काहे होगा? अरे यार वेट लॉस तो किसी को भी गर्म करने से हो जाएगा, समझो बात को, लेकिन ये तो सॉल्ट है और सॉल्ट की हीटिंग करने से तो तमाम चीजें हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीधी अगर बात करें तो सीधी बात ये कहती है कि सर सिंस इट हैज 10 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो अल्टीमेटली आफ्टर हीटिंग दिस सॉल्ट पानी इवेपोरेट कर जाएगा और इसके पानी के वेट की वजह से कुछ कमी आ जाएगी। ठीक, कुछ बच्चे अब आंसर लिखना शुरू करते हैं। यार कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अगर मिनिमम S2 मॉलिक्यूल बोला जाए, मैं नहीं समझ रहा हूं मिनिमम S2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब तुम समझने की कोशिश करो यार, देखो ऐसा है, तुम अपने आप अकल लगाओ यार, मुझे मेरी दिमाग इतना मत खाओ इसमें, बिल्कुल तुम अपने आप अकल लगा सकते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, हल्की सी बात तुम्हें समझानी थी, तुम्हें समझ में आ गई है, बिल्कुल जो सोच रहे हो वही सही है, ऐसे समझो तुम। कुछ ऐसा कमाल नहीं कर रहा मैं, समझ रहा हूं, ऐसा कोई कमाल नहीं होने जा रहा, जो तुम सोच रहे हो वही हो रहा है। केमिस्ट्री तो है यार, और वो भी कहाँ केमिस्ट्री है यार, तो हिसाब किताब चल रहा है, उसमें कुछ कोई खास बात है ही नहीं। बहरहाल बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कई बच्चों ने बिल्कुल सही बोला, शाबाश। 180 आंसर आ रहा है, सब लोग जानते हैं इस बात को, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी वो ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो वेट लॉस है हीटिंग, ग्लोबल सॉल्ट की हीटिंग से, वो कितना होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई अब क्या करें, अब आंसर कैसे निकालें, तो उसने कहा भाई ऑप्शन तो दे दीजिए। मैंने ऑप्शन ले लिए, पहला ऑप्शन ले लिया 180 ग्राम, दूसरा ऑप्शन ले लिया 360 ग्राम, तीसरा ऑप्शन ले लिया 20 ग्राम और चौथा ऑप्शन ले लिया 540 ग्राम। अब उसने 4 ऑप्शन है, उसमें पूछ रहा भाई कौन कौन से सही होंगे, कौन कौन से गलत होंगे, ऐसे करके सवाल आ गया, ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, अब क्योंकि तुम ये जानते हो सर ग्लोबल सॉल्ट की हीटिंग करने से वेट लॉस, तो ऑब्वियस है वेट लॉस तो पानी के इवेपोरेशन से ही होगा, तो सारे बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं यहां पर। Na2SO4 लिया, मैं हीट करके देख लेता हूं एक बार, .10H2O। जब आप इसकी हीटिंग करेंगे तो ऑब्वियस है कि अगर Na2SO4.10H2O की हीटिंग होगी तो ये पानी जो हमने निकाला है ये भाप बनकर उड़ जाए, और इस पानी के उड़ने से ही जो है वेट में लॉस आ जाएगा, पानी उड़ जाएगा ऐसे बीच में से। तो अब तो ये बिकाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भाई Na2SO4.10H2O में जो पानी इवेपोरेट कर रहा है वो तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि सर इस आदमी के अंदर जो पानी का इवेपोरेशन है वो इसका ही हो रहा है, और 10 मोल वाटर का वेट जो है वो 180 ग्राम होता है। इसमें क्या सोचना है सर, 180 ग्राम वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, सो वेट लॉस विल बी 180 ग्राम। इसमें ज्यादातर बच्चे 180 ग्राम लिख रहे हैं, लेकिन एक दो बच्चे आंसर 1 2 4 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 180 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो उसके हिसाब से आंसर इनका 180 का इंटीग्रल मल्टीपल ये आएगा और ये आएगा, बिल्कुल सही ऐसा लगता है। यार तुम मुझे एक बात बताओ, इनमें तुम में से कोई भी बच्चा ये नहीं लिख रहा है, या एक दो बच्चों ने शायद लिखा है, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, मुझे तो ये तीनों आंसर सही लग रहे हैं। सर ये कैसे बातें कर रहे हैं, हीट वेट लॉस करने से तो एक ही आंसर आए। अरे भाई मैंने तुम्हें ये कहां बताया, और फिर भाई ये सवाल पूछ चुके हैं वो, ऐसे नहीं, ऐसे पूछा है कि फाइंड आउट द वेट लॉस ऑन हीटिंग दिस मच ग्लोबर सॉल्ट। अरे यार तुम गजब बेवकूफ हो, अरे थोड़ी सी अकल लगाते, अगर ज्यादा ग्लोबर लोगे तो ज्यादा पानी उड़ेगा, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होगा ना। अगर ग्लोबर कम लोगे तो पानी भी कम होगा, पानी का उड़ना कम होगा, यानी पानी का उड़ना ग्लोबर के अमाउंट पे डिपेंड करता है। ग्लोबर ज्यादा पानी ज्यादा, ग्लोबर कम पानी कम। इसका मतलब क्या हुआ सर, आप तो जितना चाहे पानी उड़ा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 180 का इंटीग्रल मल्टीपल, नहीं भाई आप 180 का इंटीग्रल मल्टीपल मत बोलिए। इस बार 180 का इंटीग्रल मल्टीपल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्लोबर के अमाउंट को थोड़ा भी कम ज्यादा करने से पानी के वेट में कमी आ जाएगी, पानी के वेट में चेंज आ जाएगा। यानी अगर आपको ग्लोबर का अमाउंट कम लेना है तो कम पानी उड़ जाएगा, ग्लोबर का अमाउंट ज्यादा लेंगे तो ज्यादा पानी उड़ जाएगा। आप ये बताइए कितना पानी उड़ाना है, मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी आंसर, ये तो मैंने फिर भी बहुत क्लैरिटी से ऑप्शंस लिखे हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन अगर मैं लिखना चाहता, कोई भी ऑप्शन, सपोज मैं इसके अंदर लिख दूं ई ऑप्शन 1.23 ग्राम, एफ ऑप्शन 20.39 ग्राम, कुछ भी जो ऑप्शन आप कहें वो आंसर सही, बात खत्म।
सोचिए जेईई में अब तक इस तरह के सवाल का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि ये पूछ चुका है, लेकिन इस कैटेगरी का सवाल नहीं बना पाता इतना सीधा बात कि भाई ग्लोबल सॉल्ट में आग लगाने से। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर लिख के आते हैं 180, क्योंकि उनको तो 10 मोल पानी दिखाई देता है। और अभी मेरी क्या बात हुई थी जब मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहा था, सैंपल के मोल ही डिसाइड करते हैं कि आपके कितने मोल होंगे। आपका मोल ज्यादा तो आपके मोल ज्यादा, आपके मोल कम तो आपका मोल कम। आपके मोल ही डिसाइड करेंगे कि पानी के कितने मोल इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं। समझो, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ग्लोबर जितना लाओगे उस हिसाब से पानी उड़ जाएगा। आपको जितना भी पानी उड़ाना है वो सब उड़ा सकते हैं। क्या कभी इतना पानी उड़ सकता है? कोई सोच के बताए। बिल्कुल उड़ सकता है सर, ग्लोबर का अमाउंट एडजस्ट कर दीजिए, पानी उड़ जाएगा। क्योंकि ग्लोबर का अमाउंट इस तरह से एडजस्ट करें कि टोटल पानी का वेट ही आ जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब यह सवाल पूछा जाएगा जिसमें वो ये कहेगा कि कितना वेट लॉस होगा, कितना वेट लॉस होगा, तो आंसर कुड बी एनीथिंग, कुछ भी कर दीजिए टिक, वो सब सही। सोचो कितना अच्छा सवाल होगा। एक ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, बच्चे कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेट तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा ना, वो बदलता थोड़ी ना रहेगा, बदलता रहेगा, क्योंकि वो सैंपल के वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और सैंपल का वेट क्योंकि लगातार बदला जा सकता है, इसलिए पानी का वेट भी लगातार बदला जा सकता है। यानी इस सवाल का एक ही आंसर सही लगता है, वो क्या है? आप सर जो आंसर कहें वो सही, कुछ भी सही, ऑल ऑफ दीज। वो कहेगा सुन तो लो, अरे सुनने की जरूरत ही नहीं। आप बताइए कौन सा आंसर चाहिए? कह रहा 2.9, ले लीजिए, टिक कर दीजिए। कह रहा 2.9 कैसे उड़ेगा सर? छोटा सा ग्लोबल ले लेंगे, इतना सा 2.9 ग्राम पानी। 2900, हाँ सर 2900 भी उड़ा देंगे। आपकी ग्लोबल ज्यादा ले लेंगे तो 2900 उड़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सवाल मैंने बनाया, ये पूछने का सही तरीका नहीं, लेकिन ये बच्चे को फंसाने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन उसके लिए फिर आपको ऑप्शंस अकॉर्डिंगली मैनेज करने पड़े। वो 4 ऑप्शंस देगा, इन चारों ऑप्शंस के नीचे वो लिखेगा आइदर आंसर 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 2 3 4। तो आपको 1 2 3 4 पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है हर वो आंसर सही माना जाएगा जो उसने दे रखा है। क्योंकि पानी का उड़ना, पानी का वेट सैंपल के वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, और क्योंकि सैंपल का वेट गिवन नहीं है, इसलिए आपका कोई भी आंसर सही माना जा सकता। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा सर ये बताइए इस सवाल का एक ही आंसर सही कैसे होगा? 2 तरीके हैं। आप या तो मुझे ये बताइए कि ग्लोबर का अमाउंट कितना है, क्योंकि जब ग्लोबर का अमाउंट फिक्स हो जाएगा तो उससे उड़ने वाले पानी का अमाउंट भी फिक्स हो जाएगा। सब लोग एग्री करते हैं मेरी बात को? नहीं, मिनिमम गौरव, मिनिमम वेट 180 नहीं होगा। गौरव मिनिमम वेट 180 नहीं होगा। मिनिमम वेट तो ये भी हो सकता है ना 20.39। मैं तुम्हें पिक्टोरियल फॉर्म में समझाता हूं। मान लीजिए ग्लोबर इतना है, एक बार 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 ग्लोबर इतना है। तुम देखो ये सब ग्लोबर के अमाउंट है, कि कभी ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं और ज्यादा, कहीं और कम। इसके उड़ने से पानी निकलेगा, इसके उड़ने से भी पानी निकलेगा, इसके उड़ने से भी पानी निकलेगा, इससे भी और इससे भी। तुम्हें नहीं लगता पानी कुछ भी निकल सकता है? दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द ग्लोबल सैंपल। गौरव समझ में आ रही बात? मिनिमम वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। वो दूसरी सवाल थी, वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला सवाल था, जिसमें कम से कम 1 सल्फर का होना जरूरी। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर पानी का जो अमाउंट है वो पूरे सैंपल के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और पूरा सैंपल का अमाउंट ज्यादा होने से पानी का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, पूरे अमाउंट के कम होने से पानी का अमाउंट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी का वेट चेंज हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई मुझे ग्लोबर इतना दिया गया, ये ग्लोबर इतना दिया, आप बताइए पानी का वेट कुछ भी हो सकता है। अरे भाई जब आपने ग्लोबर फिक्स कर दिया तो पानी भी फिक्स हो गया, इसके अंदर ग्लोबर पानी का वेट फिक्स हो गया। सर आप मुझे ग्लोबर का अमाउंट फिक्स करके दे दीजिए, पानी का वेट फिक्स हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं? काफी लोगों को समझ में भी आ रहा है, कुछ लोग डिजाइन भी बना रहे हैं। वेरी गुड, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, सर ये बताइए अगर मैं ग्लोबर का अमाउंट आपको ना बताऊं तो भी सवाल का एक ही आंसर आना चाहिए, कैसे एक ही आंसर लाएं? क्या करें? जैसे अभी मैंने बात की, अरे भाई परसेंटेज पूछ लेते तो कुछ भी होगा, आंसर सेम होगा। याद करो जरा बात, अमाउंट बदल सकते हैं लेकिन परसेंटेज नहीं बदल सकती। यानी ऑन हीटिंग ग्लोबर सॉल्ट फाइंड आउट द, सवाल को जरा सा बदलने जा रहा हूं, फाइंड आउट द परसेंटेज वेट लॉस। ये लीजिए, अब सर आप ग्लोबर ज्यादा लाइए कम लाइए, परसेंटेज हमेशा फिक्स होने वाली है, क्योंकि परसेंटेज तो फिक्स ही रहती है। यानी अगर ग्लोबर ज्यादा तो पानी भी ज्यादा, तो परसेंटेज फिक्स। ग्लोबर कम, पानी कम, परसेंटेज
फिक्स, यानी इस सवाल का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, इसको समझने की कोशिश करना। इसके दो आंसर नहीं आएंगे। अगर आपने परसेंटेज वेट लॉस का नाम ले लिया देन आंसर विल बी फिक्स। अब परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 1 मोल मान लो, परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालेंगे परसेंटेज, इस आदमी का 1 मोल अगर माना जाए तो वाटर के 10 मोल्स होंगे, दिखाई दे रहा सब लोगों को। अगर इसका 1 मोल है तो पानी के 10 मोल होंगे, और 10 मोल पानी का वेट डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 आ गया परसेंटेज। यानी अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, सब लोग को इधर दिखाई दे रहा है, अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है देन परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, 10 मोल्स का वेट सब लोग निकाल लेंगे, पानी के 10 मोल का वेट 180 ग्राम होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4, ये पता नहीं कितना होगा, 180। किसी ने निकाला है क्या यार, जल्दी से कोई जल्दी से बताए। टोटल मॉलिक्यूलर वेट 322, यानी 180 डिवाइडेड बाय 322 इंटू 100, ये आपकी फिक्स परसेंटेज है। आप इसको सॉल्व करिए, ये लगभग 55.9 आती है। कोई कहेगा सर यहां से भी 55.9% लॉस होगा, बिल्कुल होगा सर, इतने छोटे में भी, हाँ इतने छोटे में भी यही होगा, परसेंटेज फिक्स रहेगी। सर फिर फर्क क्या है, फर्क यह है यहां पानी ज्यादा उड़ेगा, यहां पानी कम उड़ेगा, यहां पानी और ज्यादा उड़ेगा, यहां पानी और कम उड़ेगा। सर पानी कम ज्यादा होता रहेगा लेकिन उसकी परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा। मजे की बात, पानी कितना भी उड़ाया जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द सैंपल गिवन। सब लोगों को समझ में आया? कुछ लोग हाँ लिख रहे हैं, कुछ लोग हाँ लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परसेंटेज आ रही 56, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 6 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश। इसी सवाल को एक उल्टा करें, उल्टा 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 पता है कैसे? उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि ग्लोबल सॉल्ट की हीटिंग से वेट लॉस की परसेंटेज 55.9 है, तो बताइए ग्लोबल सॉल्ट में पानी कितना होता है? जस्ट रिवर्स कर, इसको भी करते हैं यार, ये भी इंटरेस्टिंग। ये सब लोगों ने नोट कर लिया है? इसका रिकॉर्डिंग तो तुम्हें मिल ही जाता है, रिकॉर्डिंग भी देखा करो, कोशिश करो क्लास में भी नोट किया करो यार। इस चक्कर में मत बैठा रहा करो कि रिकॉर्डिंग आएगी तब देखेंगे पॉज कर करके, ना ना, क्लास में लिखो, एक बार लिख लिया। देखो तुम इसको यार ऐसे समझो ना यार, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी समझो। मैं लिख रहा हूं, तुम देख रहे हो, एक तो ये घुसा तुम्हारे दिमाग में, फिर तुमने अपनी कॉपी पे लिखा, रिवीजन, ये उसी टाइम रिवाइज हो रहा। और जब तुम रिकॉर्डिंग पे देखोगे तीबारा, जब तुम कुछ और पढ़ने के लिए देखोगे, यानी जितनी बार ये आंखों से गुजरेगा उतनी ज्यादा रट जाएंगी चीजें, करना ही नहीं कुछ। इसलिए अपनी कॉपी पे लिखने की कोशिश किया करो। हो सकता है कभी कभी हम जल्दी से साफ कर दें या स्लाइड चेंज कर दें, तो बाद में देख लेना, उसको रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन कोशिश यही रहती है कि कम से कम ज्यादातर बच्चे जो नोट कर पा रहे हैं वो नोट कर लें, और नोट करने के बाद ही हम इसको स्लाइड को चेंज करें। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें एक स्लाइड और डालना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल लिखूंगा, तुम लोग अपने आप ही करना उसको फटाफट। If the percentage weight loss on heating Glauber salt is 55.9%, then find out the value of N in the formula Na2SO4.NH2O। ये बिल्कुल रिवर्स है। तुम कहोगे सर अभी तो आपने बताया था N की वैल्यू 10 आएगी। अरे भाई जब एग्जाम में सवाल आएगा तो पहले वो वाला सवाल थोड़ी ना आएगा, एग्जाम में तो नया सवाल आएगा, तो तुम्हें पता नहीं N की वैल्यू क्या है। ठीक, और मेरा तो एक सजेशन भी है, कुछ लोगों को अगर ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला पता भी है ना, तो भी N की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेना। कहीं ऐसा ना उसने बेवकूफ बनाने के लिए सवाल ही बदल दिया, N की वैल्यू 8 आ रही है और तुम 10 लिख के चले आए। तो आपको सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो लिखनी। ठीक, ठीक है, सही 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 है। ठीक, अच्छा यहाँ पर और देखो सब लोगों ने 10 लिखा है। अच्छा अब आज देखते हैं कि मैंने अब तक जो 19 साल इस काम में लगाए वो कितने सही। ठीक, तेरा दिमाग लगाते हैं। तुम लोग इस सवाल का आंसर जो निकाल रहे हो 10 10 10 10 सब लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं।
अब मैं देखता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं कि नहीं। मैं ऐसे बस मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि सर आपने परसेंटेज वेट लॉस तो 55.9 दे ही रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का वेट, सब लोग समझते हैं, है ना, सब लोग समझ रहे हैं, किसी को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस भी कर सकता है, सब लोग को समझ में आ रहा है। 18n दैट इज ये हो गया। दिस टाइम द वेट ऑफ वाटर लॉस विल बी 18n डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तुमने अभी बताया था 322 into 100. This is the percentage weight loss, and this should be equal to 55.9. On solving this equation, we get n is equal to almost 10. Weight of the weight of water in the sample upon total weight, that is 322. अभी तुमने ग्लोबर का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, into 100, 55.9. ये ठीक है। अब मैं एक चीज चेक करता हूं, मैं खुद अपना चेक कर रहा हूं। तुम हालांकि इतनी जल्दी मुझे बता तो नहीं पाओगे कि, लेकिन फिर भी अपने आप को, अगर ऐसा सोचा है तुमने, तो अपने आप को एक गाली दे देना, है ना, कि अरे बेवकूफ आदमी, ऐसा क्यों सोचा। तुम बताओ ये 322 कहां से आया? इससे 10 ही आएगा आंसर, लेकिन 322 कहां से आया भाई? अगर तुम्हें पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 322 है, तो इसका मतलब तुम्हें यह भी पता है कि पानी 10 है। 322 10 मान के ही तो निकाला था, या पहले से पता है 322? जो अभी तुमने इससे पहले वाले सवाल में 322 मॉलिक्यूलर वेट बोला है, वो 10 वाटर मान के बोला है ना, यानी तुम्हें पहले ही पता है वाटर 10 है। कई लोगों ने ये गलती करी होगी। अब देखते कौन आदमी ईमानदार है जो ये बताएगा सर मुझसे ये गलती हुई थी। देखते कौन ईमानदार। सर मैंने इसका वेट 322 ले लिया था सर, मेरे दिमाग में एकदम से 322 आया और मुझे लगता है मेरा कैलकुलेशन 322 से ही होना चाहिए। देखते कौन ईमानदार। कोई ईमानदार नहीं। अरे कोई तो होगा ईमानदार जो बताए सर मुझसे ही गलती हुई है। हाँ, एक दो लोग आ रहे हैं, शाबाश, कम से कम अपनी गलती मान तो रहे हैं। गाली दे दी, एक आध दो ले रहे हैं सर, हमने गाली दे दी, बहुत बढ़िया। सही है, सही है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यार ऑब्वियस है, मतलब ऐसी मजाक की बात कर रहा है, ऑब्वियस है कि ये गलती मत करना यार, है ना, क्योंकि तुमने अभी इससे पहले वाला सवाल किया है, इसलिए तुम्हें 322 का पता है। अदरवाइज एग्जाम में तो ये फ्रेश सवाल आएगा, तो तुम्हें 322 का थोड़ा ना कुछ पता होगा, क्योंकि तुम्हें एन की वैल्यू तो पता नहीं है, तो आप करेंगे कैसे फिर इस सवाल को? ये तो यार सही नहीं लग रहा है, ये तो गलत लगता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट ही कर देते, नहीं रहने देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये गलत है। ठीक, तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये, जैसे जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है यार, लेकिन ये कि 322 मत डालना बस। ये तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यही है कि सर आपने पानी का वेट तो 18n बताया, और जो मॉलिक्यूल है उसका टोटल वेट आएगा Na2SO4 का वेट प्लस पानी का वेट, यही तो टोटल वेट होगा। और पता नहीं यार Na2SO4 का कितना होगा, कोई जल्दी से बताए। 46, 32 एंड 64, 6 2 8 4 12, 1 4 1 5 3 8 6 4, 142। तो दैट मींस 142 तो Na2SO4 का हो गया और पानी का 18n हो गया। ये है हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका। इनटू 100 इज इक्वल टू 55.9। एक सेकेंड, ये आ गया आपका 55.9। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा मेहनत मुझे लग रहा है ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना, तो क्योंकि एन को सॉल्व करना पड़ेगा, और एन को सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 10 ही निकल के आएगा। लेकिन ये सही है, ये गलत है भाई, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, हालांकि अपनी बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये गलती कर चुका हूं, और ये गलती इवन क्लास में कर चुका हूं। और मुझे एक बच्चे ने मुझे ये बताया था कि सर ये, बच्चों को लगा रे वाह 10 आ गया, 10 आ गया, भाई आंसर तो 10 ही आ रहा है, यहां से भी 10 ही आएगा, तुमने कैलकुलेट भी किया, सारे बच्चों ने 10 10 10 बताया, सबका 10 आ रहा। तो मैंने भी ऐसे ही बहुत 10 आ गया, 10 आ गया। बच्चे ने एक ने कहा सर ये बताइए ये 322 क्या है? तो मैंने कहा अजीब बेवकूफ आदमी, अभी तो तुम्हें बताया था कि इसका ग्लोबर का मॉलिक्यूलर वेट 322 होता है। वो कहेगा सर अजीब है आप, 322 मान लिया अगर आपने, तो एन की वैल्यू तो पहले से ही 10 ले लिया आपने। मुझे लगा हाँ यार बात तो सही कह रहा है, तो फिर उसको सही किया, और वो सही करके ये पता चला कि बात तो सही है, एन की वैल्यू जो है वो 10 नहीं है, वो हमें निकालनी है, इसलिए इस ग्लोबर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट 142 प्लस 18n कंसीडर करना चाहिए। सब लोगों को ये क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? हाँ, एक आदमी ने तो इतनी लंबी चाट ली, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। सही है, सही है, सही है।
शाबाश। और आगे बढ़ते हैं भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और एक आध सवाल इस पे डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, मतलब समझो इसका यूज जो है सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं है, इसका यूज आगे के हर चैप्टर में होना है, इसलिए मैं इसको डिटेल में लेके जाना चाह रहा हूं, मैं इसको जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाह रहा हूं। तो इसको तुम समझने की कोशिश करना। फिर वही से सवाल आ गया, एक बार जरा करके देखो यार, जरा फटाफट फटाफट। ग्लूकोज के बारे में अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता देता हूं। ग्लूकोज इज C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें अगर तो 180 ग्राम होता है। क्या सवाल है? फाइंड आउट द वेट ऑफ कार्बन इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यार ये तो बड़ा सीधा सवाल हो गया, सैंपल का वेट दे रखा है और सैंपल के वेट के अंदर कार्बन का वेट निकालना। ये तो वही हो गया जैसे H2SO4 को किया था, सैंपल के वेट से। हाँ बेटा, आपको डीपीपी की कॉपी बनानी है, आपको क्लास की कॉपी बनानी है, और आपको अपनी एक प्रैक्टिस के लिए अगर आप कॉपी बनाना चाहें तो एक प्रैक्टिस के लिए एक अपनी अलग एक मोटी कॉपी तैयार करिए। अगर आपको लगता है सर इतनी सारी कॉपीज कैसे बनाएंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं, एक मोटी कॉपी में ही एक पार्टीशन करके डीपीपीस की कॉपी तैयार करो। बट मेरा सजेशन तो यही है कि क्योंकि तुम्हें पता ही है हर क्लास की डीपीपी जाएगी, तो ऐसे तो सैकड़ों डीपीपी हो जाएंगी हर सब्जेक्ट की, तो कम से कम एक कॉपी बनेगी मोटी कॉपी, तो उसमें सारी डीपीपी सॉल्व करते रहेंगे। प्लस आप देखो, बहुत ज्यादा इसके ऊपर भरोसा मत करो, मतलब बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर मत डिपेंडेंट रहो कि सर सोल्यूशन आ जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन में आपकी शक्ल देख लेंगे, उससे कर लेंगे। ऐसे नहीं है यार, कोशिश करनी तुम्हें है। वो तो हमने, हमारा कमिटमेंट है कि हम हर क्लास के बाद डीपीपी डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन, बल्कि मैं तो अब ये भी सजेशन दे रहा हूं, बल्कि मैं तो अपने सब्जेक्ट में ये करना चाह रहा हूं कि मैं सवाल को सॉल्व ही ना करके बस किसी एक आध अच्छे सवालों को हिंट दे के छोड़ दूं, भाई ये डीपीपी का सोल्यूशन है, पहला तुम खुद करोगे, दूसरा तुम खुद करोगे, तीसरा तुम खुद करोगे, और चौथे का ये हिंट है, कर लेना। समझो, इससे कम से कम इन्वॉल्वमेंट आए। हाँ फिर भी ये सब भी शुरू होगा यार, समझो, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ रहे हो, आप थोड़ा सा कनेक्ट बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, कुछ कुछ ग्लिचेस हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बहुत स्मूथ होने चला जा रहा है, बहुत स्मूथ हो जाए। तो इसलिए हम उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से जैसा तुम्हें फायदा लगेगा, और वो फायदा तुम्हारे कहने पे नहीं होगा, वो फायदा हमें लगेगा तो अप्लाई किया जाएगा, आपके कहने से नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं। हमें पता है कि एक बच्चे के साथ ऐसा क्या किया जाए, उसको कितना सताया जाए कि वो, या कहां तक सताया जाए कि वो एक टॉप का रिजल्ट दे सके, तो हमें पता है कि वो कैसे करना, ठीक है ना। तो ये सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, उसमें पूछा गया फाइंड आउट द वेट ऑफ कार्बन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, 180 ग्राम का सैंपल है। ये बिल्कुल H2SO4 वाला सवाल लग रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे तो शर्म नहीं आती ये बात बोलने में, सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के मोल से एटम के मोल, एटम के मोल से एटम का वेट, ये है तरीका इस तरह के सवालों को करने का। यानी जब कभी भी मॉलिक्यूलर सैंपल का वेट गिवन हो, तो इंडिविजुअल एटम के वेट तक जाने के लिए ये 3 रास्ते फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, शाबाश। यानी बड़ा आसान है। सबसे पहले सैंपल के वेट 180 ग्राम, सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, या सैंपल कितना दे रखा है, 360 ग्राम, सैंपल हो गया हमारा 360 ग्राम। सैंपल को 360 ग्राम ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 360 ग्राम्स। फिर सैंपल के वेट से सैंपल के मोल आ जाएंगे। हमें सबको पता है ग्राम का सैंपल है, मोल निकालने के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 180 ग्राम। द मोल्स आर 2 मोल्स। 2 मोल आते ही जब सैंपल के मोल मिल जाते हैं, तो इंडिविजुअल एटम के मोल मिल जाते हैं। सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करके, ये देखिए 6 × 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा काम चल जाएगा। तो ये आ गए हमारे 12 मोल कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के मोल आ गए। और जब 12 समझ में आ रहा है सबको भाई, 6 × 2 किया मैंने, ये मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 12 मोल्स कार्बन आ गए। 12 मोल कार्बन आ गया, तो 12 मोल कार्बन का वेट भी आ गया। अरे इसमें क्या है, 12 × 12, ये आ गया 144 ग्राम। ये आंसर है, बिल्कुल आसान सवाल। हाँ, वो ये कहता कि नहीं मुझे तो ऑक्सीजन का भी वेट चाहिए। अरे आपको जिसका चाहिए उसका वेट दे देंगे सर, उसमें क्या परेशानी है। ऑक्सीजन का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब ये 12 मोल 2 मोल का सैंपल बना, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आएंगे, 6 × 2, दैट इज अगेन 12 मोल ऑक्सीजन। उसका भी वेट निकल आएगा। अगर आप उसका वेट चाहते हैं तो 12 × 16 कर दीजिए, ये इसका वेट आ जाएगा। कुछ भी ना समझिए आप, मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप मुझे सैंपल बताइए, बात खत्म करिए। सैंपल का वेट आएगा, मैं मोल निकालूंगा, मोल से इंडिविजुअल एटम के मोल निकालूंगा, इंडिविजुअल एटम के मोल से इंडिविजुअल एटम का वेट निकालूंगा, और जो कहिए वो करता रहूं, जैसा चाहे आप ऐसे करिए।
144 144 मॉड्यूल भी बेचा, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मॉड्यूल भी बनेगा, तैयार हो गया है, वो आपके पास पहुंचने वाला है, बहुत जल्दी मॉड्यूल भी मिल जाएंगे। ठीक, ये सबने कर लिया है मेरे ख्याल से। एक सवाल और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और आगे करते हैं। ये देखिए आप, ये भी वैसे ही सवाल, ये सब मैं बता रहा हूं आपको, ये सब सवाल पूछे जाते हैं और जिनको समझ में आ जाता है वो कहता है यार आईटी वाला अजीब बेवकूफ है, ये तो मुश्किल सवाल पूछने चाहिए, आसान आसान सवाल पूछता है। ये सब वही है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मुश्किल है और जिनको आता है उनके लिए आसान है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आ जाती हैं यार। जल्दी से सब लोग ना एक काम करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो जरा कितना आता है, क्योंकि मैं तो अपने उसी तरीके को फॉलो करना चाह रहा हूं। तरीका क्या है मेरा कि भाई साहब आपके मोल वेट दे रखा है, आपके वेट से आपके मोल निकालूंगा, आपके मोल से पानी के मोल निकालूंगा और फिर पानी के मोल से पानी का वेट निकालूंगा। मेरा तो तरीका ही फिक्स है, मैं तो इसमें बिल्कुल टाइम ही बर्बाद नहीं करता कि कोई आसान सवाल तरीका सोचता हूं ना। बिल्कुल सीधा, सैंपल का वेट, सैंपल के मोल, सैंपल के मोल, एटम के मोल, एटम के मोल, एटम का वेट, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं इसमें। ठीक, कैसे आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी सबसे पहले करते हैं वेट, थोड़ा सा लिख लेता हूं इस बार। वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल दे रखा है 333 ग्राम। भाई इतनी देर में, जितनी देर में मैं वेट लिख रहा हूं, तुम फटाफट इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ मुझे। एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O का फटाफट बताओ। एल्युमिनियम इज 27, सल्फर का 32 सबको पता है, जरा जल्दी से गुणा भाग करो। ऑक्सीजन का 16 होता है, पानी हमको पता ही है। जरा फटाफट इसका वेट निकाल के बताओ और जल्दी से चैट बॉक्स में डालो। 555 नहीं यार, 333 दे रखा है, तो या तो 666 होगा ताकि कैलकुलेशन बचे ना। वन 162, ये क्या बता रहा हूं, जल्दी लिख करो भाई। वेट ऑफ सैंपल 333 ग्राम, तो फिर मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ सैंपल आ जाएगा 333 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसी ने नहीं निकाला मॉलिक्यूलर वेट, 666 है ना, तो 666 एक बार इसको चेक भी करना भाई। मैं तो 666 इसलिए अज्यूम कर रहा हूं कि शायद वेट ऐसा दे रखा है जो कि इजीली कैलकुलेशन में आ जाए। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल्स। और जब 1/2 मोल्स आ जाएंगे सैंपल के, तो इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स आ जाएंगे। जल्दी से बताना, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 2 into हाफ 1 मोल। मोल्स ऑफ सल्फर, सल्फर कितने हैं? 3। अगर सल्फर 3 है तो 3 into हाफ 1.5 मोल। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने? 4 तिया 12 और 12 और 18, कितना हुआ भाई? 12 18, 12 और 18 हुए आपके 30, यानी 12 और 8 30, यानी 30 इंटू हाफ कितने? 15 मोल्स। लेकिन मुझे तो पानी के निकालने थे ना यार, तो हम पानी की बात कर लेते हैं। मोल्स ऑफ वाटर, अब वाटर की बात करोगे तो इसको कलेक्टिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी Al2SO4 डॉट होल थ्राइस डॉट 18H2O के मोल्स हैं, उसके 18 टाइम्स वाटर के मोल्स होंगे। तो अगर 18 टाइम्स की बात करें तो वो हो जाएंगे 18 इंटू सैंपल के कितने? हाफ, यानी 9 मोल हो गए। यानी मोल्स ऑफ वाटर वो 9 मोल। अगर आपको वेट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वेट 9 इंटू 18 से निकाला जा सकता है। कुछ बच्चों ने 162 ग्राम लिखा भी, बिल्कुल सही। ये तो मैंने ऐसे निकाल लिया, मतलब समझ रहे हो, ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया क्योंकि मुझे सैंपल की इंफॉर्मेशन आई गई है, हाफ मोल, उससे आप जो भी निकालना चाहें सब कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पानी की इंफॉर्मेशन लीजिए तो पानी कर लीजिए। अगर सैंपल 1 मोल है तो पानी के 18 मोल होंगे, पानी के 18 मोल से भी वेट निकाल सकते हैं आप। हाँ, ये देखो Na करके जो लिख रहे हैं ना, वो Na वाले जो बातें आप कर रहे हैं वो हमें मॉलिक्यूल्स, ओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। बिल्कुल सही भाई Na, ये तो मैंने वेट निकाला। अब जब 9 मोल आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 9Na। हाँ सही है, बिल्कुल सही। इस सवाल का आंसर तो 9Na ही होना चाहिए क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने, और आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, सबने नोट कर लिया भाई इसको? ये देखिए आप,
ये फिर वही है, और ये एक बड़ी अच्छी कैटेगरी है सवालों की, ये रिवर्स कैटेगरी। रिवर्स मतलब अब तक जो तुमने 2-3 सवाल किए हैं उनमें क्या किया है, सैंपल की इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन। ठीक, इस बार मैंने बहुत घुमा के सवाल बनाया। घुमा के क्या बनाया, इन अ सैंपल ऑफ CuSO4.5H2O देयर आर 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इस सैंपल में ऑक्सीजन के 10 मोल है। तुम्हें दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं मतलब नहीं है, उसने सैंपल ऐसे लिया है कम ज्यादा करके कि ऑक्सीजन के 10 मोल आ जाए बस, तो उसने ऑक्सीजन के 10 मोल बोल दिए। वो कह रहा बताइए इस सैंपल के अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे। ऑक्सीजन के मोल्स दे रखे हैं और हाइड्रोजन के मोल निकालने, तो क्या करें भाई। हमने कहा भाई देखिए ऐसा है, अगर आपको इंडिविजुअली हाइड्रोजन के मोल निकालने, तो आपको, हमने बात कर रखी है, किसी भी इंडिविजुअल एटम के मोल कैलकुलेट करने के लिए सैंपल के मोल्स का पता होना जरूरी है। आप सैंपल के मोल दे दो, मैं इंडिविजुअल एटम के मोल निकाल लूंगा, बात कर। मैंने कहा यार सैंपल के मोल तो इस बार दे ही नहीं रखे हैं, इस बार तो किसी और इंडिविजुअल एटम के मोल दे रखे हैं, तो इस बार फिर जुगाड़ लगाते हैं। मैंने एक सवाल डीपीपी में भी डाला आज, ठीक ना, ठीक इसी टाइप का सवाल। यानी मैंने इस सैंपल के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी, इसकी ऑक्सीजन की, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके 10 मोल को यूज करके मैं सबसे पहले सैंपल के मोल निकाल लाऊंगा, और एक बार सैंपल आ गया तो किसी का भी निकल आएगा। ये तो बात हो चुकी, सैंपल के मोल से आप इंडिविजुअल एटम के मोल तक आसानी से जा सकते हैं। खत्म हो। क्या करें अब, तुम्हें बताओ, इसको भूल जाते एक बार, ठीक, तुम अपने आप अकल लगा के बताना। अगर ये सैंपल 1 मोल होता, अगर ये सैंपल 1 मोल होता, है नहीं होता, तो ऑक्सीजन एटम से कितने मोल होते, इसको छुपा लेते हैं। अगर ये सैंपल 1 मोल होता तो ऑक्सीजन एटम्स के 4 और ये 5, 9 मोल होते। सब लोग मानते हैं इस बात को, एग्री करते हैं। यानी इफ सैंपल इज 1 देन ऑक्सीजन मोल्स विल बी 9 मोल्स। उल्टा करते हैं, अगर ऑक्सीजन के 9 मोल हैं तो सैंपल 1 मोल होगा। फिर सब लोग क्लियर हैं, सबको समझ में आई बात। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये सैंपल 1 मोल होता तो ऑक्सीजन के 9 मोल होते। उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन के 9 मोल चाहिए तो सैंपल को 1 मोल लेना पड़ेगा। यानी यूनिटरी मेथड बहुत सीधे से काम आ रहा है। 9 मोल ऑक्सीजन एटम्स, देन सैंपल विल बी 1 मोल। ये सैंपल को देखकर मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि ऑक्सीजन के 9 मोल है ही नहीं, 10 मोल है। इसका मतलब उसने सैंपल को थोड़ा ज्यादा ले लिया। तो 9 मोल होते तो 1 मोल सैंपल होता। अब अगर 10 मोल है तो सैंपल बढ़ गया। अब सैंपल कैसे निकाले, तो अगर 9 की जगह 1 मोल होता, भाई यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, तो ये आते आपके सैंपल के 1/9 मोल्स। और क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन के 10 मोल है, सवाल के अकॉर्डिंगली आपने ऑक्सीजन के सैंपल के अंदर 10 मोल देखे हैं, तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10 मोल्स सैंपल। ये लीजिए, बात खत्म। यानी ऑक्सीजन के 10 मोल देने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको सैंपल के मोल पता चल जाए, बस। अब आप इसको भूल जाइए, काम खत्म, आपका काम खत्म। आप सिर्फ मुझे सैंपल के मोल देने आए थे बस, और जैसे मुझे सैंपल के मोल मिलेंगे मैं इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि सैंपल के मोल आते ही कॉपर के भी पता चलेंगे, सल्फर के भी पता चलेंगे, हाइड्रोजन के भी पता चलेंगे, सबके निकल आएंगे। बात खत्म हो गया। यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालें भाई, अगर सैंपल 1 होता तो हाइड्रोजन के 10 मोल होते, क्योंकि सैंपल 10/9 है तो हाइड्रोजन के 10/9 इंटू 10 होते। यानी हाइड्रोजन एटम्स के मोल होंगे 10/9 इंटू सबस्क्रिप्ट, देखिए कितना है 10, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। इसको इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इस तरह की प्रॉब्लम्स करनी हमें आनी चाहिए। बिकॉज इस तरह के सवाल पूछता है कि आप सैंपल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस तरह से बता रहे हैं कि आप उस सैंपल में पड़े किसी और एटम के बारे में बता रहे हैं। आप उस एटम की इंफॉर्मेशन से पहले सैंपल के पास आ जाइए, और फिर सैंपल से कहीं और चले जाइए, खत्म। ये करना, यानी ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है सैंपल की इंफॉर्मेशन देने। समझो सब लोग, क्लियर है, सबको समझ में आया। वेरी गुड। 100/9 100/9 100/9 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश। तो सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है मेरे हिसाब से। आज का डिस्कशन हमें यहीं पर खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम और भी क्वेश्चन इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर एक्चुअली जो मोल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। लेकिन वो टॉपिक तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है। जितने सवाल करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, क्योंकि उसमें तो आपको सिर्फ कैलकुलेशंस कॉन्सेप्ट है जो हल्का सा सीख लिया जाता है, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। एंड देन कम्स कंसेंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलालिटी, द इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोलारिटी को मोलालिटी में हर साल IIT में 2-2 3-3 सवाल एक पेपर में,
एक ही पन्ने पर दो दो तीन तीन सवाल डाल के पूछ लेता है कभी कभी तो। यानी मोलारिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, वेट बाय वॉल्यूम निकालो, वेट बाय वेट निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, मोलालिटी निकालो। ये इंटर कन्वर्जेंस के जो सवाल होते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। सब लोग बहुत मेहनत करें, बहुत खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चा इतनी मेहनत करेगा, जो आदमी दिमाग का इतना काम करेगा, उसके खाने पीने का खास ध्यान, और मैंने बताया था ये काम माँ बाप का है, वो जरूर ध्यान देंगे। और सब लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत लग कर अपने आप को एकदम जोश के साथ मेहनत करना स्टार्ट करें। और हम देखते हैं यार, इसमें कुछ जितना अच्छा हो सकता होगा हम लोगों से किया जाएगा। जो छोटे मोटे ग्लिचेस आ रहे हैं ये सब सही कर दिया जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। तुम इन सब चीजों पे बिल्कुल दिमाग ही मत लगाओ यार, समझो बात को। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई का है, तुम पढ़ाई करो, ये सब धीरे धीरे करके सही हो जाएंगे। ऐसे मानो सब सही कर दिया जाएगा, ठीक है। सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। I would. हाँ है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपको सभी मास्टर जियो की बातें समझ में आ रही होंगी। और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं यार, एक चीज़ का ध्यान रखना, देर आर इनफाइनाइट वेज टू बिकम सक्सेसफुल, बट देर आर सम फाइनाइट वेज जिनसे आप फेल हो सकते हो। सक्सेसफुल होने के यार अनगिनत तरीके हैं, ठीक है। अगर मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है तो मैं बस पकड़ के जा सकता हूँ, मैं गाड़ी पकड़ के जा सकता हूँ, मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं साइकिल से जा सकता हूँ, मैं हवाई जहाज से जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिली तो मैं थोड़ा घूम घूम के हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में से, पर एंड में पहुंच जाऊंगा। इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं आपके सक्सेसफुल होने के, पर आपके फेल होने के कुछ फाइनाइट गड्ढे होते हैं जिनसे आपको बचना होता है। इस जेई प्रिपरेशन में वो गड्ढे हैं आपकी कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा मोबाइल, जिसमें कुछ ऐप्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे यार जो भी पोस्ट होता है, आपके दोस्त हैं, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहन के डाल दिए, कोई इधर उधर घूम रहा है, ये सब यार आर्टिफिशियल है। इन द सेंस कि जब मैं 10वीं क्लास में होता था तो मैं डीपीएस वसंत कुंज में था, फिर 11th-12th में आर के पुरम में था। तो यहाँ पे मैं राजस्थान का हूँ, पर इधर काफी सारे बच्चे ऐसे बहुत पोस्ट टाइप भी होते थे। तो मैं इनकी फोटो देखता था, लगता था यार अरे यार ये तो क्या मस्त अच्छी जगह घूम रहे हैं, ओहो ये तो मॉल गए हैं, ओहो ये तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर अब आप उन्हें 5-6 साल बाद देखोगे तो देखता हूँ कि यार वो चीजें मैटर भी नहीं करती थी। उस समय जिस बच्चे ने मेहनत कम करी उसको आज के दिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। उस समय जिस बच्चे ने थोड़ी गर्दन नीचे करके अपना डिसिप्लिन के साथ लगा रहा, वो आज के दिन एक अच्छी लाइफ जी रहा है। अच्छी इन द सेंस, सब यार 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं जब जॉब लग जाती है, पर कुछ लोग वो काम करते हैं जिनमें उनका मन होता है, उनकी इज्जत ज्यादा की जाती है और उनको यार अच्छा मन लग रहा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, मोबाइल वगैरह की डिस्ट्रैक्शन को काट देना है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, ठीक है। और मेरे पापा कहते थे, क्योंकि मैं लड़का था, कि 3 चीजों से दूर रखना, विमेन, वाइन एंड वेल्थ, ठीक है। तो वैसे ही आप साइंस के बच्चे हो, ठीक है, तो वुमेन तो वैसे ही दूर हो जाती हैं, फिर भी आपको भागना नहीं है। ध्यान रखो हर चीज का एक टाइम होता है। किसी चीज का यार नशा नहीं करना है, और नशे में फिर से मोबाइल ऊपर आता है, बाकी तो है ही नहीं। भैया मॉड्यूल कब आएगा बताया तो था, एंड ऑफ अगस्त तक यार, दिस मंथ आपका वो मॉड्यूल आपको मिल रहा होगा, जो कि आप आराम से परचेज कर पाओगे। और पूरे इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आप मॉड्यूल बच्चे तक पहुंचा दो, मतलब 2-2, 3-3 महीने तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी वर्क कर रहा हूँ, चाहे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए डिलीवरी सर्विस के हमारे एंड से, पर आपको वो चीज़ मिल रही हो। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, चिंता मत करें। भैया डीपीपी सॉल्यूशन आपको एंड ऑफ द डे तक मिल जाते हैं। आई गेस कल एक गलती ये हो गई थी कि डीपीपी 2 के सॉल्यूशन की जगह 1 के हो गए थे, तो इस तरह की देखेंगे आगे से ना हो। बाकी आपका डीपीपी आपको मिल जाता है, एंड ऑफ डे तक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बीच में आप अपना खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। सीक्रेट रूम रिवील कब होगा? बस होगा, जल्दी होगा यार। बस एक सपना है, उसके लिए भाग रहे हैं कि जो था सब कुछ लगा दिया उसके ऊपर। कोशिश है, एक जंग है बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ, किसी के साथ जंग नहीं है यार, एक सॉल्यूशन
ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सबके लिए अफोर्डेबल हो, हर बच्चा पढ़ सके। तो लव यू भैया, लव यू टू यार। और किसी और को मत नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, आपके अंकल क्या कर रहे हैं, उन अंकल का बेटा क्या कर रहा है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपकी दोस्तनी क्या कर रही है, सबको अपना काम करने दो। बस ध्यान रखना आपका एक कमरा है, हर व्यक्ति को स्ट्रगल करनी पड़ती है, घिसाई करनी पड़ती है। जैसे फौज में भी आप जाते हो तो शुरुआत के 6-8 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कीचड़ में से आपको रगड़वाया जाता है, ये आपका वो फेज है। इट इज हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। अभी कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, पर फिर भी अगले 6-8 महीने आपको रगड़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा मेहनत और कभी नहीं होगी। मतलब हमने जेई दिया, नीट दिया, उस टाइम बच्चा 10-12 घंटे पढ़ता है एक ऐसी चीज जिसमें उसका मन भी नहीं लगता, उसको अपनी वो लैला बनाने की कोशिश करता है। कॉलेज में आप आते हो, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो इस प्रकार की मेहनत नहीं होगी जैसे जेई नीट की है। पढ़ाई वाली मेहनत नहीं होगी, वो भाग दौड़ वाली मेहनत होगी। जॉब में जाओगे तो भाग दौड़ वाली मेहनत और बढ़ जाएगी। पता चला 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हो, पर बैठ के किसी चीज को रटना नहीं पड़ रहा, क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हो और चीजें हैं। तो इस फेज को अगर आपने निकाल दिया तो यहां से आपकी मसल्स बन जाएंगी, जिनसे आप जिंदगी के बाकी सारे जो दिक्कतें हैं उनको भी यार देख पाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस को काटना है, जो बीमारी, जो हर्डल बन रही है आपकी, उसको यूं देख लेना यार कि इसके तो फेस पे बर्बादी लिखा है। इस व्यक्ति से अगर मैं बात करूंगा, क्या इस व्यक्ति से बात करके मेरे जेई में 1 नंबर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, तो मैं इससे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलिए जनाब, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। औरों ने किया आप भी कर पाओगे। अभी आप निकरों में बैठे हो, अगले 3 से 4 साल में आप अपने डेस्टिनी बदल सकते हो। गिव अप नहीं करना, रगड़ते जाना, रगड़ते जाना। भैया सीक्रेट रूम क्या है? आ जाएगा यार, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है, और देख रहे हैं, कर रहे हैं, लाएंगे, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो तब तक, और आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपको लगता है कि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो तब तक के लिए बाय बाय। ककून का आज सॉन्ग शूट होगा, और 14th को फर्स्ट आ रहा होगा, वो रैप ही है हमारा, ठीक है। अरे भाई बंटी, मेरे पेरेंट्स की खेल कूद से ना बनती। तो चलिए जनाब, आगे चलते हैं, इसी के साथ समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी या।